तो इस कार्यक्रम का हम आरंभ करते हैं अपने पहले वक्ता से, श्री अशोक कुमार जी, और रंजन उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, उनका परिचय देंगे। रंजन गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का वेबिनार सीरीज पार्ट 1 में स्वागत करता हूं। आज के पहले वक्ता हैं श्री अशोक कुमार सिंह सर। आप सभी सर के बारे में जानते हैं, पर फिर भी मैं आप सभी को संक्षेप में परिचय करा देता हूं। अशोक सर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र हैं। इनका जन्म 1 जून 1950 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ। इन्होंने 6 साल की छोटी उम्र से ही हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने जूनियर स्कूल टीम के साथ खेल का आगाज किया और स्नातक तक क्लब स्तर हॉकी से लगातार 4 सालों तक उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया। वर्ल्ड कप, ओलंपिक, एशियन गेम जैसे तमाम खेलों में अपनी विवेक, कौशल, तकनीक से सबको अपना लोहा मनवाया। 1977 के बैंकॉक में हो रहे एशियन गेम के साथ सर ने अपना अंतर्राष्ट्रीय खेल में कदम रखा और उसमें सिल्वर मेडल से टीम को नवाजा। फिर क्या था, आने वाले 1974 और 1978 के एशियन गेम में उम्दा प्रदर्शन कर सिल्वर मेडल हासिल कर अपना तथा हमारे देश का नाम रोशन किया। इन्होंने 2 बार ओलंपिक में भारत का नेतृत्व किया। 1972 के म्यूनिच वाले ओलंपिक में भारत को तीसरे स्थान पर पहुंचाया। परिणाम स्वरूप हमें हमारे देश को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में दुर्भाग्यवश हमारी टीम 7वें पायदान पर ही, लिहाजा कोई मेडल नहीं मिला। हार न मानते हुए भी इससे इतर वर्ल्ड कप में सर की टीम ने 1971 के बार्सिलोना वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल एवं 1973 के एम्स्टर्डम वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता। बेशक हर एक मैच बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये और भी रोमांचक हो जाता है जब हमारा मैच पाकिस्तान से हो। 1975 के वर्ल्ड कप में कुमार सर ने एक बेशकीमती गोल पाकिस्तान के खिलाफ लगाकर ये साबित कर दिया कि वे अपने खेल एवं देश के प्रति कितने कटिबद्ध हैं। इन अद्भुत पराक्रम को देखते हुए 1974 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में यश भारती सम्मान से सम्मानित किए गए। खेल से रिटायरमेंट के बाद सर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया हॉकी टीमों के साथ जुड़ गए और मैनेजर पद पर बने रहे। अब मैं सर से आग्रह करता हूं कि सर अपना वक्तव्य हम सबके साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, मैं अब आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना हम सबसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आपकी जो इतनी जर्नी रही है हॉकी की, उसके विषय में हम सबसे अपनी बात करेंगे। अशोक जी। I guess Ashok ji has disconnected. डिस्कनेक्टेड। हाँ, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। इंडिविजुअली कोई फोन करके देख ले बस। हाँ, हैरिस करेंगे, इस कोऑर्डिनेटिंग with you.
हाँ हैरिस, हाँ हाँ क्या फिर कुछ स्टार्ट तो उनसे कर देते, वो आएंगे तो सही ना। अशोक जी का शायद कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वी कैन गो टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, आवर सेकंड स्पीकर हु वाज शेड्यूल्ड टू स्पीक आफ्टर अशोक जी, जफर इकबाल साहब। तो मैं अंकिता से अनुरोध करूंगी कि उनको भी इंट्रोड्यूस कर दें। अंकिता। Yes, ma'am. Hello. Ma'am, am I audible? Yeah, you are audible. Yes. Okay, start. So, on behalf of Delhi School of Journalism, I would like to introduce Mr. Zafar Iqbal, well known as the Gentleman of Hockey. Extraordinary game as left jersey with the number 11 embossed at the back is the glorious part of the history of Indian hockey. Mr. Iqbal is a strong proponent of hard work, team spirit, and symbiotic partnership amongst team members. He has made an invaluable contribution to the Indian hockey team since he first donned the national colors against 1977. He went on to play Asian Games in 1978 at Bangkok and was the captain of the hockey team at New Delhi in 1982. Winning glory of his illustrious career in hockey came to him in 1980 when he represented India at the Moscow Olympics and brought the gold after a long hiatus. He also won the championship trophy in 1982 in Holland. After after hanging his hockey sticks, he immersed himself in coaching as the chief national coach and national selector for the Indian hockey squad. The team coached by him silver medal at the Asian Games in Hiroshima in 1994. The country conferred Mr. Zafar Iqbal with the Arjuna Award in 1983. In 2012, the President of India honored him with the Padma Shri valuable services, along with that, felicitated at the Golden Greats platform by Hockey India. Also, the UP government honored him Yash Bharati Award, which is the highest citizen award of the state, in 1994. He believes that the universities are the nurseries of talent. Now, sir, I would like you to please address the audience. Thank you very much, all of you, I would say, and I would also like to congratulate the students of the University of Delhi Journalism Department. Naturally, they are trying their best, and I convey my, thanks for holding such a good meeting with us. And thanks for the invitation you have extended to us. First of all, I would like to tell you that I was also a student like you guys. And actually, I was the student of AMU Aligarh. My father was there as a professor in chemistry department. And naturally, we were living in a society where the students always discuss about the academic career and all. But at the same time, my father was also keen that one must play different games also, and the student should also involve themselves in the physical activities. Why he was telling us and to me that he did actually PhD from Manchester University in 1956. So naturally, he was very keen in watching the football in England. So naturally, he was keen the student must take in sporting activities. So he also allowed me to play. And in those days, the cricket and hockey was, and even the football was very
very popular game of our country. There's no doubt about it. Hockey was doing pretty well. Prior to my entry into the Indian team, but naturally, if we are discussing in connection with the independent India and the British India, so I would definitely say that we did much better in the independent India as compared to the British India. So why I'm saying, because during the British Raj, I would say we won the 3 gold medal in 1928 and 1932 Los Angeles Olympic Games, and 1936 in Berlin, where Dada Dhyan Chand also captained the Indian team. But prior to that, I would also like to mention Mr. Norman Trevor, who took part in 1900 Paris Olympic Games on behalf of the India, and he won the 2 silver medal in the athletic games in 200-meter hurdles and as well as 200 meters. So we normally forget his name, but anyhow, but after that, after 1948 or 47, I would say we have been doing pretty well, not at the Olympic level, but I would say yes, in the Asian Games, we in fact conducted the first Asian Games in Delhi. You can imagine, and in 1951, when the National Stadium was converted into a big stadium, and then the opening ceremony took place there, the athletic events took place there. It was a well-known, still a well-known stadium of our country, which is now being named after Dada Dhyan Chand Sahab. So it is a really proud moment for all of us that we are progressing in sports. There is no doubt about it. The people of India have realized yes, sports is a very important part of our life, and the country also wants, the people of the country also wants that the athletes should do well in the highest level or in the international competitions, and we did so as far as Asian Games are concerned, as far as Commonwealth Games are concerned, even at the World Cup level, we did a good job, I would say. But still, we need to do a lot. And the other way, which I would like to mention here, that I always prefer that sporting activities must take place in the university level, because if you look at the Olympic performers in the Olympic Games or other games, mostly they are the students who are doing pretty well for their own country. And why we should not? Because we have a lot of talent in our society. There is no doubt about it, and particularly in colleges as well as in the university. Sorry for that. So this is what I wanted to tell the students, that you must involve yourself in a sporting activities, which is a very important part of our life. It teaches a lot, like the self-pride. You will learn how the team should work. If you become a captain, how you should run the the team. Even as an individual, how you should be disciplined, how you should be keeping yourself fit enough, and how you are keeping yourself away from the bad things like alcoholism or drugs or something like that. So in sports teaches a lot. It generates unity amongst the people. We need such activities in our country,
And you might have seen this time also, our athletes have done a great job for our own country, and they have won the 7 medals in the Olympic Games, which is the highest ever medal won by India in particular Olympic Games. So the other athletes have also done equally good. If they could not won the medal, it doesn't make any difference, because they may be needing some kind of experience if they will take part in the next Olympic Games, which is very close by, only 3 years to go, because they have to adjust themselves how they should perform in the next Olympic Games, which is going to take place in Paris. So this is my what I want to express myself. As far as I'm just saying, Ashok Kumar Bhai Sahab, he was one of the greatest hockey player ever India has produced. ये तो सभी को मालूम है कि अशोक भाई साहब हमसे बहुत सीनियर रहे हैं, मगर हमें बड़ा गर्व है कि हम इनके साथ वर्ल्ड कप भी खेले और एशियन गेम्स भी खेले, और and also we played together many maybe 100 tournaments for the Indian Airlines, and won most of the prestigious country. So naturally he is a legendary of our country in hockey. And you won't believe कि अशोक भाई साहब को हम लोग जब देखते थे या सुनते थे तो ऐसा लगता था कि इनको बहुत प्लेयर्स घेर के रखते थे यूरोपियन टीम के इनको पकड़ना मुश्किल होता था, कभी इधर से निकल जाते थे डॉज मार के, कभी इधर उधर से निकल जाते थे, और ऐसे ही हिंदुस्तान में जब खेलते थे तो सब लोग देखने आते। तो हमें तो बड़ा गर्व है कि इनके साथ हमें मौका मिला खेलने का और बातचीत करने का, और खास तौर पे इनकी वजह से हम दादा ध्यानचंद साहब से भी कई मर्तबा मिले और सफर भी किया दिल्ली से झांसी में। तो वो किस्सा मैं हो सकता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर बहुत ही उनका जो कैरेक्टर था ध्यानचंद साहब कोई जवाब नहीं है, और बहुत सीधे आदमी थे। आज तक मैं समझता हूँ कि इतने सीधे आदमी मैंने कभी किसी खिलाड़ी को नहीं देखा है, और इसी वजह से ईश्वर जो है उनको हर समय यानी याद उनकी दिलाता रहता है कि इनको मत भी भूलिएगा, हिंदुस्तान के लिए उन्होंने बहुत किया, और ये हमारे कंट्री के रतन है, यानी भारत रतन की तरह हैं, और मैं तो समझता हूँ कि he deserves for it, but anyhow मेरे ख्याल में आप ध्यान अशोक भाई साहब से भी मेरे ख्याल में you can talk to him and he can share his own experiences of hockey and other part of his life. Thank you, sir. Thank you. नमस्कार अशोक जी। मैम जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बिना और समय गवाए मैं फिर से एक बार, क्योंकि आप जुड़ नहीं पाए थे, रंजन से अनुरोध करूंगी कि अशोक जी को का परिचय दे, और फिर अशोक जी आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने एक्सपीरियंसेस और हॉकी के और इंडिया के उनसे शेयर करें। रंजन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं हूँ रंजन और एक बार फिर से आप सभी का वेबिनार सीरीज पार्ट 1 में स्वागत करता हूँ। आज के पहले सर तो पहले वक्ता हैं श्री अशोक कुमार सिंह सर। आप सभी सर के बारे में जानते हैं, पर फिर भी मैं आप सभी को संक्षेप में इनके बारे में कुछ परिचय करा देता हूँ। अशोक सर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र हैं। इनका जन्म 1 जून 1950 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ। इन्होंने 6 साल की छोटी उम्र में ही हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने जूनियर स्कूल टीम के साथ खेल का आगाज किया और स्नातक तक क्लब स्तर के हॉकी से लगातार 4 सालों तक उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया। वर्ल्ड कप,
ओलंपिक, एशियन गेम जैसे तमाम खेलों में अपनी विवेक, कौशल, तकनीक से सबको अपना लोहा मनवाया। 1977 के बैंकॉक में हो रहे एशियन गेम के साथ सर ने अपना अंतर्राष्ट्रीय खेल में कदम रखा और उसमें सिल्वर मेडल से टीम को नवाजा। फिर क्या था, आने वाले 1974 और 1978 के एशियन गेम में उम्दा प्रदर्शन कर सिल्वर मेडल हासिल कर अपना तथा हमारे देश का नाम रोशन किया। इन्होंने 2 बार ओलंपिक में भारत का नेतृत्व किया। 1972 के म्यूनिच वाले ओलंपिक में भारत को तीसरे स्थान पर पहुंचाया। परिणाम स्वरूप हमें हमारे देश को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में दुर्भाग्यवश हमारी टीम 7वें पायदान पर रही, लेकिन इससे हार न मानते हुए इससे इतर वर्ल्ड कप में सर की टीम 1971 में, बार्सिलोना वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल एवं 1973 के एम्स्टर्डम वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता। बेशक हर एक मैच बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये और भी रोमांचक हो जाता है जब हमारा मैच पाकिस्तान से हो। 1975 के वर्ल्ड कप में कुमार सर ने एक बेशकीमती गोल पाकिस्तान के खिलाफ लगाकर ये साबित कर दिया कि वो अपने खेल एवं देश के प्रति कितने कटिबद्ध हैं। इन अद्भुत पराक्रम को देखते हुए 1974 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में यश भारती सम्मान से सम्मानित किए गए। खेल से रिटायरमेंट के बाद सर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया हॉकी टीमों के साथ जुड़ गए और मैनेजर पद पर बने रहे। अब मैं सर से आग्रह करता हूं कि सर अपना वक्तव्य हम सबके साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, यहाँ पे आज जो आपके ऑडियंस है उसमें सबसे पहले तो जफर इकबाल साहब तो है ही। हमारे दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जो 2017 में शुरू हुआ था, उसके काफी सारे छात्र हैं और फैकल्टी है, और हमारे ऑनरेरी डायरेक्टर प्रोफेसर जेपी दुबे। सर, प्रोफेसर जेपी दुबे। जी सर, अशोक जी आपका स्वागत है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में। जफर भाई का आपने स्वागत कर लिया है, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू हो चुकी है, और अभी बीच में चूंकि प्रोग्राम रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है तो कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अभी मैं नहीं कर सकता। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आपको निमंत्रित करते हैं कि आप अपने अनुभवों से हमारे विद्यार्थियों को उद्वेलित करिए। उद्वेलित करने का मकसद मेरा ये है कि जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक जर्नलिज्म का एक नया कोर्स शुरू करके 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हमने पूरे सिस्टम में एक झंझनाहट पैदा की है, वैसे ही जरा इनके दिलो दिमाग में आप थोड़ी सी हलचल पैदा करें आप लोग, क्योंकि ये मोहब्बत इनकी बढ़ती जाए। खेल तो हम सभी खेलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई खेलते नहीं, सभी खेलते हैं, लेकिन जैसे गाना सब लोग गाते हैं, लेकिन वो परिष्करण जो है किस हद तक ले जाए, उसके लिए क्या तैयारी करें, किस तरीके से आप लोगों ने संघर्ष किया है, किस तरीके से ये मुकाम हासिल किया है। अब जफर जी एक एकेडमिक फ्रेटर्निटी से आते हैं, कितना रेजिस्टेंस रहा होगा कि फादर जो है मैनचेस्टर में थे और केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और हॉकी में नाम कमाने लगे। ऐसे सारे बच्चे हैं, ये कहीं न कहीं थोड़ी बगावत ये सब लोग करके आए हैं, और इनकी बगावत को एक दिशा मिले इसके आधार पर, और ये इस क्षेत्र में अपनी जो हॉकी है, प्रिय हॉकी है, उससे अपना जुड़ाव तो बढ़ाएं ही, समाज का बढ़ाएं, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आप बताएं सर, अशोक जी। अशोक भाई साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक अनम्यूट कर लें सर। हो गया शायद जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, हाँ आ रही है सर जी। सबसे पहले माननीय दुबे जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये जो एक खिलाड़ियों के रूबरू की श्रृंखला आपने चलाई है, और हमारे देश के माने हुए लेफ्ट आउट श्री जफर इकबाल साहब को भी मैंने कुछ सुना, उनमें एक बात कि वो हर बात लाकर मेरे ऊपर ही पॉइंट आउट कर देते हैं कि अशोक कुमार जी बहुत अच्छे हैं। हर खिलाड़ी अच्छा है, हर खिलाड़ी अच्छा है, हर खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन अच्छा है इस देश में।
हाँ, कुछ मौके होते हैं जहाँ पर कुछ चीजें करनी पड़ती हैं हम लोगों को, हमने करी हैं। मेरा सफर भी ऐसा शुरू हुआ, जैसे कहते हैं ना कि एटमॉस्फेयर क्या है, जहाँ पर हमारी पैदाइश हुई है, जिस माहौल में पैदाइश हुई, वहाँ का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर क्या है, एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो डेफिनेटली जहाँ मेरा जन्म हुआ, मेजर ध्यानचंद जी के परिवार में, घर में, तो मेरठ स्थान रहा। और वहाँ पर आके खोलते ही जो चीजें देखने को मिली वो हॉकी से कनेक्टेड बातें, हॉकी के जानने वाले, पहचानने वाले लोगों का जमावड़ा, जो ध्यानचंद जी से 1936 की बातें, उन जिक्र सुनते थे, उनकी चर्चाएं सुनते थे, और किस तरह भारत ने हॉकी में अपना परचम लहराया आज़ादी के पहले। तो वो सब बातें होती थी, तो वो मेरे दिल दिमाग में उनका कहीं ना कहीं असर होता था। तो बचपन में ही करीब 5 साल की उम्र में छोटी सी हॉकी एक हाथ में आ गई थी, और उसको लेके अपने ग्राउंड के ऊपर खेलना और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस क्या, खेलना ही खेलना। बचपन में कोई पता तो होता नहीं कि गोल्ड मेडल क्या होता है और ओलंपिक क्या होता है, ध्यानचंद के गोल्ड मेडल की क्या कीमत है। तो ये सब चीजें टाइम के अनुरूप आती हैं समझ में। वो खेलते रहे। उसके बाद एक बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण थी वो थी 1956 का हमारा मेरठ को छोड़कर झांसी में पहुंचना या आना, और उसमें आने के पहले ध्यानचंद जी को पद्म भूषण का मिलना। वो घटना मेरे सामने आती है तो हजारों लोगों की भीड़ होती है, उनके आर्मी वाले होते हैं, क्योंकि पद्म भूषण 1956 में ध्यानचंद जी को खेलों में दिया गया था, जो अपने आप में एक अनूठी मिसाल थी, खिलाड़ियों के लिए भी, दूसरे देशवासियों के लिए भी। उन्होंने उसको बहुत अपने तरीके से स्वागत किया। फिर हम लोग झांसी सेटल हो गए। झांसी में आने के बाद मैंने 3rd क्लास में एडमिशन लिया था, और वो छोटे से स्कूल में थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल था हल्का सा। तो उसमें खेलों में रुचि पहले बहुत होती थी स्कूलों में, और खासतौर से 1 घंटे के उस खेल पीरियड में खिलाड़ियों को हर चीज खेलने को मिल जाती थी। एक पीटीआई भी होते थे जो बड़ी देखरेख करते थे कि कौन सा बच्चा खेल रहा है, कौन सा नहीं खेल रहा है। तो वो चीज एक पहले शिक्षा और खेल का मंत्रालय एक ही था, कोई खास ऐसा कोई ध्यान खेलों पर नहीं जाता था। तो हम लोग अपनी तरीके से खेलते थे। हॉकी में मैं अपना प्रैक्टिस करता था घर के पास में। होते होते अपने इंटर स्कूल खेला, इंटर स्कूल के बाद इंटर यूनिवर्सिटी खेलने पहुंचा हूँ। और वो इंटर यूनिवर्सिटी का जो एक पायदान पहुंचता है, उसने कहीं ना कहीं मुझे हिम्मत बंधाई। और हिम्मत बनाने से पहले एक वाकया जो हमेशा मैं दोहराता हूँ, कमिटमेंट का, अपने आप को मैंने क्या बनाना है। जैसा जफर इकबाल साहब ने बताया कि, और आपने भी बताया इस बात को, कि वो एकेडमिक फैमिली से आते थे, जिनके पिताश्री जो है वो एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़े प्रोफेसर के रूप में थे, और डीन के पद से उनका रिटायरमेंट हुआ। उस परिवार में फिर खिलाड़ी का हॉकी खेलना, तो ये वो इनका नहीं था कसूर, ये कसूर था अलीगढ़ की उस रवायत का, उस माहौल का, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हॉकी के उस चलन का, जिसने इनको प्रभावित किया। और उस प्रभावित होने के नाते जफर इकबाल साहब भी उसी जगह पर पहुंच गए, ग्राउंड के ऊपर, और पहुंचे हैं तो उन्होंने भी अपने कारनामों से, अपने खेल से सभी को इम्प्रेस किया। भारत के कप्तान बने ओलंपिक टीमों के, और सारे उनको पुरस्कार मिले हैं बड़ी। तो ये सब पुरस्कार और नवाजना उस हॉकी की बदौलत है, उस एटमॉस्फेयर की बदौलत है। ऐसे ही एटमॉस्फेयर मुझे मिला था। तो इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर फिर मेरा सिलेक्शन होता है, जो एक पायदान होते हैं हॉकी में आगे बढ़ने उस टाइम के पायदान, उसमें सिलेक्शन होता है। मेरा बीकॉम का एग्जाम देने के लिए मैं स्टडी कर रहा था राजस्थान, कोटा यूनिवर्सिटी में, कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मेरा बीकॉम का फाइनल ईयर का एग्जाम था कि मुझे बीकॉम फाइनल ईयर में अपीयर होना है। उसी दौरान मुझे एक इनविटेशन मिलता है मोहन बागान क्लब से कि आपको मोहन बागान क्लब जो है वो इनवाइट कर रहा है, आप खेलने के लिए हमारे क्लब से आ जाएं। तो अब मेरे अंदर वो लालच खेल का आ गया कि मैं क्या एग्जाम दूं कि खेलूं। तो मैंने अपने आप से डिसीजन लिया कि नहीं, मैं फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं देता हूं, और मैं मोहन बागान क्लब पहुंचता हूं, जहां पर मेरे इलस्ट्रिशियस खिलाड़ी जो थे,
श्री इनामुर रहमान, जिनको मैंने देखा नहीं था कभी, सिर्फ सुन सुन के उनकी हॉकी को मैंने सीखा, किस तरह ड्रिबलिंग करते थे, किस तरह बॉल को पास करते थे, या उनका क्या स्टाइल था खेलने का, जो बातें समझ में आती उसके मुताबिक मैं अपनी प्रैक्टिस करता था। तो उनसे मिलने की, उनको देखने की उस चाहत ने मुझे कलकत्ता बंगाल पहुंचाया, और वो बंगाल पहुंचना, उनसे मिलना, उनके साथ खेलना, अपनी पोजीशन जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी भी खेला, दूसरे टूर्नामेंट भी खेले, वो थी मेरी लेफ्ट इन। अपने आप को उस लेफ्ट इन पोजीशन से हटाकर राइट इन पे मैंने अपने आप को स्थापित किया, क्योंकि इनामुर रहमान साहब इतने बड़े खिलाड़ी थे कि उनसे इस बात की कहना या एक खराब बात मैं समझता हूँ, तो मैंने अपने आप को इनसाइड लेफ्ट से इनसाइड राइट में शिफ्ट कर लिया। और वो दिन है, उसके बाद फिर इनाम भाई के साथ, इनाम साहब के साथ एक खिलाड़ी के रूप में नहीं, एक गुरु चेले के रूप में उनके साथ खिलाई मेरी प्रैक्टिस हुई, और हमने कलकत्ता लीग, बैटन कप, बॉम्बे गोल्ड कप वगैरह वगैरह जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझ से जीतना शुरू कर दिए। तो पहले साल ही मेरा कहीं ना कहीं जिक्र आना शुरू हो गया अखबारों में या लोगों के थ्रू, तो मुझे 1970 एशियाड के कैंप में मुझे इनविटेशन मिल गया। तो ये वो चीजें हैं जिसने मुझे इंटरनेशनल हॉकी के पायदान पर खड़ा किया। वो था 1970 का एशिया कप, एशियाड, और उसके अंदर खेलने गए तो हर एक खिलाड़ी की तो ये इच्छा होती है, उसकी भावना ही होती है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, और मेरा रिप्रेजेंटेशन जो है वो 1970 में हुआ। तब तक ध्यानचंद जी ने मेरा खेल नहीं देखा था, उनको बस कहीं से पता होता हो, उस टाइम अखबारों का ही जमाना था, तो अखबारों से शायद पता लग गया हो या नहीं लगा हो, मैं नहीं जानता, लेकिन कभी उनको बताया भी नहीं गया घर में। अब वो 70 का एशियाड के बाद, जिसमें हमने सिल्वर मेडल, मैं जीता तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जितने इस तरह के मेडल हमने जीते हैं या मैंने जीते हैं, मुझे मिले या देश ने जीते हैं, हम ये मान के चलते थे कि हम लोगों को उस जमाने में, उस वक्त में गोल्ड मेडल लाने चाहिए थे, और ना लाने के क्या क्या कारण थे वो बात की बातें हैं जिनको कहना ठीक नहीं है। लेकिन असली जो है जज्बा, असली फीलिंग जो मेरी है, और हमेशा से इस बात को लेके चला कि भारत ने हॉकी के अंदर 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, और 7 तो मेरे सामने के थे, 7 एक मेरे बाद का था। तो वो जो 8 मेडल जीते हैं, वो 8 मेडल हमारे देश के खिलाड़ी ला रहे थे। लेकिन 70 के उस दशक में हम लोग ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल ये ला रहे थे, तो उनको कभी मैंने बाबूजी को या पिताजी को, जब वो घर में आते थे झांसी में, उनको दिखाया नहीं, उनको नहीं दिखाया कि मैं क्या दिखाऊं, वो तो गोल्ड लाने वाले लोग थे, सोना चाहते थे। तो 71 का एक नेशनल चैंपियनशिप बेंगलोर में हुई, मैं बंगाल से खेलता था उस टाइम, बंगाल नेशनल्स की टीम से, नेशनल टीम से। तो वहां पर ध्यानचंद साहब और कैप्टन रूप सिंह मेरे चाचा, इन दोनों खिलाड़ियों ने, मेरे चाचा और मेरे पिताजी ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं टोटल। 3 ध्यानचंद जी ने, 2 चाचा जी ने, 5 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते। तो वो उनको इनवाइट किया था बेंगलोर ने, तो वो गए वहाँ, उन्होंने बंगाल का और एक पंजाब का मैच हमारा हुआ था, बहुत अच्छा मैच हुआ था, उसको देखा था उन्होंने। और देखने के बाद जब प्रेस ने पूछा, दादा आपके तो 2 लड़के खेल रहे हैं, मुझसे बड़े भाई राजकुमार सिंह, वो भी बहुत ही बेहतरीन हॉकी खेलते थे, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल भी एक उनका टेस्ट मैच में खेले हैं जो भारत में हुए हैं, लेकिन वो मुझसे बेहतर खिलाड़ी थे हर मायने में। उन्होंने कहा, दादा आपके 2 लड़के खेल रहे हैं, आप बताइए ये भारत की हॉकी में कितना इनका योगदान होगा या करेंगे। तो उनका एक सिंगल लाइन का जवाब था कि अभी इनको बहुत कुछ सीखना है, ये अभी इतने मैच्योर नहीं बने कि ये गोल्ड हासिल कर सके, इनको बहुत सीखना है। पारखियों की नजर थी, उनकी नजर में जो खेल चल रहा था उस जमाने का इतना मजबूत नहीं था कि हम लोग गोल्ड मेडल जीतते, क्योंकि दूसरी टीमें बहुत मजबूत हो गई थी, जिसमें खास तौर से पाकिस्तान था, जर्मनी था, हॉलैंड था, ऑस्ट्रेलिया नीचे था उस जमाने में, न्यूजीलैंड भी नीचे था, लेकिन ये टीमें, इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी थी, तो ये टीमें हमारी बहुत साथ की थी। तो ये सफर मेरा शुरू हुआ, चलता रहा। इंडियन एयरलाइंस भी मैंने ज्वाइन करी थी दौरान में, एयरलाइंस में खेलेंगे, और एक अच्छी टीम थी जिसमें इनामुर रहमान, जो मेरे एग्जाम्पल
खिलाड़ी हुआ करते, जिनका उदाहरणीय खिलाड़ी हुआ करते थे, वो भी इसमें खेलते थे। तो मैंने कहा मुझे इनके साथ खेलने का मौका मिलता रहेगा, और यकीन मानिए कि वो मेरा जो उनका साथ था, जो करीब 8-10 साल का उस एयरलाइंस टीम में चला है, मोहन बगान को मिला के, और वो मेरे जीवन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन जिसको मैं कह सकता हूँ वो रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ में, बिना देखे खिलाड़ी को कि मेरे साथ के खिलाड़ी को यहाँ होना ही चाहिए, इस तरह के पासेस हम लोग दिया करते थे, और उससे अपोनेंट टीम जो है वो धोखा खा के गोल करती थी। क्योंकि इस हॉकी खेल के अंदर इसका नाम ही डॉज इसलिए कहा जाता है कि आप दूसरे को कितना चकमा दे सकते हैं, कितना उसको इस तरह की बात कर सकते हैं। तो हॉकी खेल जो है वो इससे बहुत पॉपुलर हुआ, अच्छा खेला गया, बड़े बड़े महारथी खिलाड़ी हमारे हुए, जिनके एग्जाम्पल मैं दूं तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, लंबे नाम है। शुरुआत करता हूं तो श्री केटी सिंह बाबू साहब 1952 के हेलसिंकी के कप्तान, 1948 के दादा किशन लाल जो आजादी के बाद का टूर्नामेंट खेला गया था। ये वो स्तंभ रहे जिन्होंने आज तक की हॉकी को जिंदा रखा है। अदरवाइज ये हॉकी तो बीच में खत्म हो जाती। 41 साल का अरसा कम नहीं होता है किसी भी टीम के लिए। अगर कोई मेडल नहीं मिलता ओलंपिक के अंदर तो टीमें खत्म हो जाती हैं, लेकिन उन 8 गोल्ड मेडल्स का, एक रजत पदक का और कुछ कांस्य पदक का, कहीं ना कहीं वो एक लोगों के अंदर भ्रम जो था कि हमारी टीम कुछ ना कुछ कर सकती है, किस करके इस टीम को आज तक कायम रखा। इस पर लोगों की आधी 30%, 20% रुचि रही, उनका ये भरोसा रहा कि ये टीम कुछ ना कुछ कर सकती है। तो इसलिए, और हम सबने देखा इस बार कि इस बार टीम ने एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। हम लोगों का प्रेडिक्शन भी यही था कि 2 साल के अंदर, पिछले 2 साल में इंडिया टीम ने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा खेली थी। उसके अंडरस्टैंडिंग की बात करूं मैं, और एक कमिटमेंट की बात करूं जो एक मैच के लिए होता है, उनके आपसी तालमेल की बात करूं, कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो ये सब बेहतरीन था। और अच्छी टीमों के खिलाफ एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए कई जगह जीते भी है, चाहे वो वर्ल्ड हॉकी लीग हो या FIHC लीग हो। तो इस तरह के टूर्नामेंट्स के अंदर जो देखा तो उसमें लगा था टीम कुछ ना कुछ करेगी, बॉयज की भी और महिलाओं की भी। और आखिर में जो रिजल्ट हमको देखने को मिला, भले ही हमने 3rd ब्रॉन्ज मेडल का पदक हासिल किया, लेकिन जिस अंदाज से खेली है टीम 2-3 मैच, मैं पिछले मैचों का बखान नहीं करूंगा, नहीं कहूंगा कि हम क्यों हारे, कैसे हारे, लेकिन जो 2-3 मैचों के अंदर टीम ने अपनी मजबूती दिखाई है, वो मजबूती को अगर ये टीम एक मापदंड के तौर पर कि हाँ भाई इतना तो हम खेल ही सकते हैं, हमारी टीम को खेलना ही चाहिए, इससे नीचे कोई खिलाड़ी नहीं खेल सकता, ये कोई क्रिकेट नहीं है कि 0 पे आउट हो जाओ, इसके अंदर 40%, 50%, 60% तो इंसान खिलाड़ी खेल ही सकता है। तो इन चीजों को लेकर अगर हम आगे बढ़े अब, और 3rd पायदान तो हमारा आ ही गया है। कमी सिर्फ यह है कि हॉकी को एक अच्छे ढंग से दिशा देने की, संभालने की, जो कमियां हैं उनको दूर करने की, और इस जीतने के बाद क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बढ़कर इसमें मैं कहूँ प्रभावित किया, मुझे तो किया ही किया, पूरे देश को किया, और उन खिलाड़ियों को जो एक नई जान फूकी उनके अंदर, ये कहकर कि आप लोग खेलें, जीत और हार अलग है, लेकिन भारत के लिए कई जगहों पर जीत हार का मतलब होता है, वो थी हॉकी। जैसा मैंने आपसे बयान किया कि हमको तो गोल्ड मेडल लाना ही लाना है इस चीज में। 40 साल के अंतराल के बाद भी हम ये आज मान के चल रहे हैं कि हमको गोल्ड मेडल लाना है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें प्रधानमंत्री जी के दिल में होंगी, तो उन्होंने कहा कि आप खेलो और जैसा भी रिजल्ट हो कोई बात नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी टीम ने एक ऐसे खेल का प्रदर्शन किया जर्मन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में, जो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझता हूँ वर्ल्ड हॉकी के अंदर रखा जाएगा। एक बेहतरीन मैच खेला है हमारी टीम ने, और रिजल्ट भी तो अच्छा है। 5-4 का रिजल्ट बहुत ही मजबूत रिजल्ट, दुनिया को दिखाने वाला, और उसमें हमारी विक्ट्री, और सबसे बड़े हीरो उसमें उभर कर जो आए हैं। टीम के सारे खिलाड़ी तो है ही, लेकिन कहते ना इसका निर्माता और निर्देशक और हीरो कौन है, तो उसमें एक ही शख्स था, वो था श्रीजेश, गोलकीपर। ये वो हॉकी जो हमने उस वक्त शुरू की जब हम 70 के दशक में थे, 70 से 80 तक पहुंचे हैं। 70 और 80 का दशक ऐसा था जो डावाडोल स्थिति में था, लेकिन एक 74-75 तक जो टीम बनी है,
वो एक ऐसी मजबूत टीम थी जिसके अंदर करीब 9, 10, 11 प्लेयर खेलते थे, एक साथ खेलते रहे। उनके आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत थी। हम लोग आपस में डिस्कस करते थे। कोचिंग पार्ट कमजोर था उस जमाने में। कोचिंग के नाम पर जो भागा दौड़ी और कुछ मैचेस खेल लेना, प्रैक्टिस कर लेना, यही चलता था। किस तरह से किस खिलाड़ी को और ऊंचा उठने की कोशिश करनी है या क्या घटाना बढ़ाना है खेल के अंदर, वो चीजें कम डिस्कस होती थी। और एक बात जरूर थी कि पहले की हॉकी में जो जमीन पे खेली जाती थी वो 70 मिनट खिलाड़ी अकेला खेलता था, वो चेंजेस नहीं होते थे। लेकिन आज के गेम में हम सब देखते हैं फ्रीक्वेंट चेंजेस, किसी खिलाड़ी को भी आप बाहर करके फिर दोबारा अंदर कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज जुड़ी है हॉकी के अंदर। पुरानी हॉकी में मजबूती कि आप थक रहे हैं और खेल रहे हैं, और दोनों टीमें थक रही हैं और खेल रही है, तब आप अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और जीत रहे हैं, तब वो स्टेमिना है, ताकत का पता लगता है टीम का। आज आपकी इस तरह की चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं कि कोई टीम कमजोर हो गई या थक गई। तो ये चीजें आज के इसमें है। बहरहाल इंडियन हॉकी का एक रुआब रहा है, एक रुतबा रहा है उस जमाने का, और वो रुतबा, रुआब और नींव, पत्थर की नींव देने वाले 1928 ओलंपिक से शुरुआत करने वाले उस हॉकी को एक आखिरी मुकाम तक जो ओलंपिक के मेडल के रूप में आए, वो 1980 की टीम थी, जिसने सभी को एक गर्व और गर्विला होने का मौका दिया। और आज फिर 3rd प्लेस के बाद हमारे भारतीय के अंदर हॉकी की चर्चा शुरू हो गई है, हमारे राजनेताओं में चर्चा शुरू हो गई, हमारे शासन प्रशासन, और मैं कहूँ कि हमारे स्पॉन्सरशिप, व्यापारिक घराने, संस्थाने, जो क्लब हैं, तो ये सब चीज इसलिए शुरू हुई है कि इनकी जरूरत है। इनकी जरूरत है। ये चर्चाएं, ये रुचि इन सब तबकों की, इन सब डिपार्टमेंट्स की अगर बरकरार रहे आने वाले वक्त में, और ये इसी लिहाज से काम करते रहे खिलाड़ियों के लिए, हॉकी के खिलाड़ियों के लिए, स्कूल लेवल का बहुत एक अहम हिस्सा हमसे पिछड़ा हुआ, हमसे जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, जिसको कभी अपने उसमें नहीं लाए, उसके ऊपर किताब के ऊपर कि हमको खेलों को मजबूती देनी है, तो स्कूली खेलों को अच्छे ढंग से चल रहे हैं। एक फौरी तरीके से चलते हैं। एक कमरे के अंदर कहीं ना कहीं टीमें बन जाती हैं और अनाउंसमेंट हो जाते हैं, वो चीज नहीं। अभी हमको बिल्कुल से नंबर 1, नंबर 2, इस तरह से अगर हम करेंगे तो हॉकी के अंदर नहीं, सारे खेलों के अंदर हमारा खेल, हमारा देश दोबारा जुड़ जाएगा, जुड़ रहा है। सिर्फ इस पे मैनेजमेंट को अच्छे ढंग से, सराहनीय ढंग से काम करने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने कितनी परेशानियां देखी, जफर भाई बैठे हुए, हम भी देखे हैं, सामने होती हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब वो टाइम आ गया कि जब हमारे खेल डिपार्टमेंट को, खेल मिनिस्ट्री को, दूसरे खेलों से जुड़ी संस्थानों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब ने हॉकी को खेलने के लिए बहुत बहुत मेहनत करी है, और मेहनत करी है उस लिहाज से कुछ मिलेगा ये नहीं थी। मेहनत ये थी कि गोल्ड मेडल हासिल करना है। मिलता है अपने आप से बहुत अच्छा लगता है, जो मिल रहा है बहुत अच्छा दे रहे हैं। हमें क्या मिला उसका दुख नहीं है, हमें ये है कि खिलाड़ी जीत कर आए तो फिर वो ध्यानचंद की तरह अपना कपड़ा बदलने, फटी शर्ट बदलने से ना चला जाए कि नहीं बाहर के लोग आ रहे हैं, मुझे देखेंगे ये फटी शर्ट पहने बैठा है। तो ये चीजें अहम है खिलाड़ी के लिए। तो मैं समझता हूँ इन सब बातों पर बहुत आने वाले वक्त में ध्यान दिया जाएगा, और जो कमियां खेलों में दूरी होंगी। हमारे देश का ख्वाब है, 130 करोड़ जनता है, 7 मेडल्स आए हैं खाली, जो पूरे नहीं है। ये कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं जिसको हम कहें कि बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन इसके लिए हमारी जितनी भी चीजें और कोशिशें हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे संस्थानों की तरफ से हो, चाहे वो फेडरेशन की तरफ से हो। फेडरेशन हमारे एक खेल की 2-2, 3-3 बनी घूम रही हैं आज भी इस देश के अंदर। तो क्या खिलाड़ी खेलेगा और क्या क्या नहीं खेलेगा, ये सब बातें ध्यान देने योग्य है। और मैं समझता हूँ कि मानता हूँ भी इस बात को कि जरा सी मजबूती दिल के अंदर लेकर आए, अपने कमिटमेंट को, प्रण को पूरा करने की कोशिश में हम करें, तो ये देश बहुत कुछ कर सकता है। हर चीज के ऊपर 2-4 टैप चाहिए, थपथपाट चाहिए, हर बच्चा कर लेगा सिर्फ। और हम काबिल हैं, सक्षम है हमारा देश, इतना सक्षम है कि कुछ भी कर सकते हैं हम। मैं ये इस बात को
डॉक्टर योगी। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। जी धन्यवाद सर। जी 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 मैम। आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आशा करती हूँ कि हमारे अरे, बच्चों को इससे आवाज कम आ रही है। आशा करती हूँ कि बच्चों को इससे एनकरेजमेंट मिलेगी। और अब जी अगर हमारा स्टूडेंट या हाँ, बीच में कोई बच्चा हिम्मत ना छोड़े कभी भी। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर उसने टारगेट साध लिया अपना, तो अपने बीच में कभी ये मान के कि मुझे जूता नहीं मिला, मुझे खाना नहीं मिला, मुझे 5 रुपए नहीं मिले, इन पर ना जाए। ये जो गोल्ड मेडल जिस दिन उसको मिलेगा, ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी, थर्डली हो जाएंगी। तो अगर कोई स्टूडेंट या फैकल्टी आप लोग कुछ प्रश्न करना चाहें जफर इकबाल साहब से या योग से, तो अपना उनका माइक ऑन करें और अपना नाम बता के और छोटे प्रश्न, पॉइंटेड प्रश्न पूछे और नो काउंटर आर्गुमेंट। तो अपना प्रश्न पूछे और सर आपको उत्तर दें। सर मेरा नाम मुकुल शर्मा है। मैं 5th सेमेस्टर में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में स्टूडेंट। ऊंचा बोलो मुकुल। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। सर मेरा नाम मुकुल शर्मा है। मैं 5th सेमेस्टर में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल जफर इकबाल साहब से है कि 1980 में मॉस्को गेम्स से पहले जो बैंगलोर में एक कैंप लगा था, तो उसमें हमारे जनरल सैम मानेकशॉ आए थे और उन्होंने एक काफी एनकरेजिंग स्पीच दी थी, ऐसा कहा जाता है। So, sir, please take us back to that moment, how that moment was, and what really General Manekshaw said, and how it really encouraged you to win the gold finally in Moscow. मुझे याद है कि जनरल मानेकशॉ कैंटीरो स्टेडियम में आए थे बिकॉज वी हैड ए कैंप देयर। उस जमाने में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, तो वो कैंटीरो स्टेडियम था जो NIS इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का या स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का वो पार्ट था। तो वहीं पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे और एशियन गेम्स की भी वहीं प्रैक्टिस की थी 1978 में, जब अशोक कुमार साथ थे। और 80 में भी वो आए थे और उन्होंने बड़ी, यानी वो बहुत सख्त आदमी भी थे और बड़े यानी हैंडसम आदमी थे। और वी वर रियली डिलाइटेड टू सी हिम कि भाई यार हाँ कुछ लगते तो है जर्नल, मूछ वूछ उनकी बहुत ही स्मार्ट वे में थी। और यही कहा था कि तुम मुझे जानते हो मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, ये भी कहा उन्होंने। और क्योंकि हो सकता है मेरे ख्याल में वो हाई स्कूल पास थे और क्या थे, आई डोंट नो, बट ही सेड कि यू शुड बी बोल्ड इनफ if you're taking part in the Olympic Games or in any subject or in any sphere of your life, you have to be very bold. You have to make the right decision and go and play for the country. और डिसिप्लिन तो बहुत थे, कुछ प्लेयरों को उन्होंने वार्निंग भी दी प्लेयर्स को कि भाई अगर कोई भी इनडिसिप्लिन होगा तो आई विल नॉट बेयर इट, सो बी केयरफुल। तो ही वार्नड अस इन फैक्ट, और नेचुरली वो प्लेयर उससे बहुत मोहब्बत करते थे। ही वाज वेरी क्लोज टू प्लेयर्स और हमेशा उन्होंने 2-3 ट्रिप लगाए थे स्टेडियम के अंदर, कैंटीरो स्टेडियम में, और ये पूछते थे कि तुम्हें क्या खाने में कमी है और क्या चीज मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। और किसी ने हमारे प्लेयर थे एक, मुझे याद है कि उन्होंने उनसे कहा कि अच्छा कोई बता नहीं रहा है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस मिली थी प्लेयर्स को कि मानेकशॉ साहब अगर कुछ पूछेंगे तो बताना नहीं। तो उन्होंने एक सरदार हमारे प्लेयर थे, अब नाम तो लेना चाहता हूँ, देवेंद्र सिंह गर्चा नाम था, फुल बैक खेलते थे, तो उनको ले गया कि ये शेर दा पुत्र रहेगा, ये इसको इससे पूछूंगा तो जरूर बताएगा ये कि मैं मुझे वो ले गया, हाँ तुम बताओ कि क्या
तुम्हें क्या खाने को मिलता है? कह रहा साहब खाने को तो मिलता है मगर पीने को तो कुछ मिलता नहीं है। कह रहे क्या? कह रहा साहब मैं 4 किलो दूध पीता था गांव में और आज मुझे वो 400 ग्राम भी दूध नहीं दिया जाता और कहते हैं दूध मिल रहा है, दूध मिल रहा है। कह रहा अच्छा ओके। तो फिर कुछ और बात हुई थी कि साहब वो चिकन की जो टांगे हैं वो तो चिकन में होती नहीं है, वो कोई विंग्स विंग्स मिलता है और चिकन की रान तो मिलती नहीं। किसी लड़के ने कहा कर अच्छा ये क्या बात है? तो पता लगा है कि वो जो चिकन लेग्स होता है वो कोई और खाता था नॉन प्लेयर और प्लेयर्स को नहीं मिल पाता था। तो इस टाइप की वो बातें सुन करके he has taken a very strict action against these things और ये कहा था कि proper diet should be given to the players because they are playing for about 6 hours in a day, 3 hours in the morning and 3 hours in the afternoon after 3 o'clock. So they should be given proper diet कि they are going to play for the Olympic Games. And उसमें ये भी हुआ था कि 80 में हमारे पास कोई तो टर्फ था नहीं। अब वो क्या सुनते थे हवा में कि एस्ट्रो टर्फ ऐसा और वैसा है। तो एक टाइम में हुआ कि कोच साहब ने कहा कि अरे I guess I'm expressing my feeling in the sense के player the student must learn all these things in the sense कि ये कहा गया कि एस्ट्रो टर्फ बड़ा तेज है। यार अच्छा किस टाइप का है? कहने साहब ऐसा है बॉल बड़ी तेज भागती है उसके ऊपर, घास की तरह नहीं, उनका घास छिलवा दो। और वो घास छिलवा दी गई ग्राउंड की और घास छिलवाने के बाद उसपे जो काउ डंक होता है ना उसको लेप दिया गया। जब लेप दिया गया तो बहुत तेज हो गई फील्ड। वो कह रहा साहब ऐसी है, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट एंड देन यू विल फील लाइक दैट यू आर प्लेइंग ऑन द एस्ट्रो टर्फ। जब देखने गए हम लोग, हमने तो देखा नहीं, फर्स्ट टाइम हमने कहा ये काउ डंक तो कोई है ही नहीं, ये तो इट इज लाइक प्लेइंग ऑन द carpet, यानी प्लास्टिक कारपेट पे you are playing on it. So it was a hard time for us to adjust within a days or two कि भाई next match Olympics 76 में बनाई गई थी ये ग्राउंड पहली बार। जी जी। तो भाई साहब ने भी जब 76 खेला था ओलंपिक्स तो we had no एस्ट्रो टर्फ और इसीलिए हम लोग गए भी थे इंडियन टीम टूर टू कनाडा। तो कनाडा से यानी कनाडा में था तो पहले से गए थे, वहाँ प्रैक्टिस भी की थी जिसमें मेरे ख्याल में गोविंदा साहब का कॉलर फ्रैक्चर हो गया था तो he had a very hard time. बट बहरहाल इस टाइप की एक्सपीरियंसेस और मानेकशा साहब का जो एक स्ट्रिक्ट एक्शन था वो देखने के लायक था और उससे हम लोगों ने सीखा और जितने भी एक्टिव लोग थे उनको सबक उन्होंने सिखाया कि भाई one should not play with the players. तो ये सब आपने शुरू में कहा था ध्यानचंद जी के साथ कोई आप एक रोचक किस्सा बाद में बताएंगे तो वो आप हमसे शेयर करें। देखिए साहब मैं आपको बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ, ध्यानचंद साहब अशोक भाई साहब भी थे हमारे साथ उस ट्रेन में। उस जमाने में ये 3rd क्लास होता था और हम चढ़े दिल्ली स्टेशन से, नई दिल्ली स्टेशन से झांसी के लिए। अब जब 3rd क्लास के अंदर घुसना, आप ये सोचिए कि जब जैसे कि यानी पिक्चर का टिकट लगता है ना जिस दिन केक के ऊपर एक चढ़ा जा रहा है कि मुझे मिल जाए, वो ट्रेन के अंदर वो हालत था कि कोई भी किसी को बैठने का चांस नहीं, जिसने सीट घेर लिया। अब हम लोग खड़े हुए, दादा ध्यानचंद साहब भी खड़े हुए कि सीट बैठे कहाँ, इतना भरी हुई सीट थी। अब बड़े मुश्किलों से किसी से कहा हमने कि साहब जरा सा हमें जगह दीजिए। कह रहा जगह है कहाँ, दे कहाँ। तो खैर दादा साहब का नाम लिया तो एक शख्स उसमें से उठा, कह रहा नहीं सर बैठ, आप बैठ जाइए, क्योंकि एजेड आदमी भी थे दादा ध्यानचंद साहब। तो सब उस टाइम पे हमने उनको बैठाया, वही 3rd क्लास वाले में वो जो पटरा लगा रहता था लकड़ी का, उस पे बैठाया। झांसी तक वो तो बैठ के गए थे बेचारे, मगर हम लोग तो खड़े होके ही पहुंचे वहां तक, क्योंकि ये यानी लोग इस माहौल में डेवलप यानी और रहे हैं, नॉट लाइक दीज डेज के एवरीथिंग इज अवेलेबल।
जब हम लोग 82 एशियन गेम्स की भी प्रैक्टिस कर रहे थे, वी हैड नो कूलर ही नहीं था, और इतनी गर्मी के मई जून के अंदर पंखा भी यानी लू की तरह, जमाने में पता है लू भी इतना चलता था एज कंपेयर टू नाउ डेज, तो वो लू ऐसी चलती थी, मगर पसीना आ रहा तो फिर थक जाता तो सो ही जाता था उसके अंदर। तो एक आम डाइट भी मिलती थी और खेलते भी थे और मेहनत भी करते थे। मगर ये जो भाई साहब अशोक कुमार साहब ने भी यही कहा कि डोंट वरी अबाउट द फैसिलिटीज, फर्स्ट यू हैव टू हैव योर ओन टारगेट कि व्हाट यू वांट टू अचीव। ये नहीं कि पेन जब तक मुझे कोई पार्कर नहीं मिलेगा या जो दूसरे बड़े महंगे महंगे पेन आते हैं वो जब तक नहीं मिलेगा तो मैं एग्जाम नहीं देने जाऊंगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा। ये पेन से कुछ नहीं होता। पेन आपको कोई सा भी दे दिया जाए, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं तो आप नहीं लिख सकते। और एक सेटे का कलम होता है, एक सड़क छाप आदमी वो ऐसा लिखता है कि आप नहीं लिख सकते उसको, यानी दैट इज अ गॉड गिफ्टेड थिंग्स। तो वो चीजें आना चाहिए कि जो फैसिलिटीज है, वन शुड नॉट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन फैसिलिटीज। मगर दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा बच्चों से भी और स्टूडेंट से भी कि जो हमारी शिक्षा नीति आई है 2020 की, एजुकेशन पॉलिसी आई है, which is going to have a very big impact in the entire country, और उसकी वजह ये है कि स्पोर्ट्स now has become the subject as a curriculum, as a part of the curriculum. Every school, every college, every university have to have a course, in sporting course होना चाहिए, जैसे sports and sciences का, उसमें भी नंबर दिए जाएंगे। The student must take part in the activities, वो भी practical उसमें होगा। तो ये इसका impact जो है काफी, यानी मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में next 10 years में it is going to have a big impact on in every all over the country। मेरा अपना विचार है कि ये बहुत affect करेगा। और दूसरा ये कहना चाह रहा था कि जिस टाइप का माहौल डेवलप हुआ है खेलों के प्रति, के प्रधानमंत्री से लेके और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो इनवाइटेड all the players, medalists को बुलाया, सबको honor किया है, and everybody is appreciating also, because we never saw in our life the contingent was sent by the prime minister. Yani before taking part in the Olympic Games, it was sent by the prime minister of our country. तो इसका effect जरूर हुआ होगा। और मेरा जो मानना यही था कि चाहे वो प्लेयर जीते या हारे, everybody should be invited again by the prime minister of our country, क्योंकि ये जो प्लेयर जिन्होंने मेडल नहीं लाए हैं और जिनकी बहुत उम्मीदें थी, लाइक शूटिंग में, आर्चरी में, ये लोग जो है वो अपने आप को ये ना सोचने लगे कि हम इतने काबिल नहीं है, because they are very good archers, they are very good shooters, and we have a lot of medal hope from them in the next Olympic Games and maybe in 2028 Olympic Games. तो मैं समझता हूँ कि we should encourage a sports person like we did. Every government is helping us. Even the state government is honoring the athletes, those who have brought the laurel for the country by winning the medal, as well as those who became the fourth, like Ashok Aditi in golf also. She played extremely well, and the women's hockey team really did a great job. They played much better than the men's side, I would say, because I will take their side, because they played extremely throughout very well. They were in the top gear. They played a very coordinated game against each team. तो मेरा मानना यही है कि प्लेयरों को सिर्फ encouragement चाहिए, और once they perform well, you honor them. What we did after the 2020 Tokyo Olympic Games. So I'm very happy. The entire sporting fraternity is very happy that yes,
the players should be given such honor, though we did not get earlier, except after only winning the gold medal from the Olympic Games, they were honored with a cup of tea by the Prime Minister. That's all. Otherwise, I have never seen in my life the Prime Minister is meeting individually. He's giving so much time to the players. Maybe people may say this or that, but this is the good thing which we have started, and I'm sure the players are very happy, and the entire country is very happy in the sense that yes, हमारे प्रधानमंत्री ने यार इनको बहुत ऑनर किया, और उनकी वजह से हर स्टेट ने, यानी in addition to what the central government honors or rewards them with the money, every state is giving, like the Odisha is giving, like the Bihar is giving, like the UP is giving, like Haryana is giving. So it's a really it's a sporting culture we are developing, which is the main aim for us nowadays, कि भाई हमारा sporting culture बढ़े, जिससे कि स्पोर्ट्स की लिटरेसी बढ़े हमारे में. हमारी स्पोर्ट्स लिटरेसी मेन के अंदर तो सिर्फ 5% और 2.5% वुमेन्स के अंदर है एज पर द रिसर्च. सो मैं यही समझता हूँ कि स्पोर्ट्स लिटरेसी को बढ़ाना चाहिए, जिसके लोग काफी कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स लिटरेसी हर जगह जाए, लोगों के बारे में बताएं. अगर आप देखिएगा कि 1952 में हेलसिंकी में जब हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, वहां पे जादव साहब भी थे रेसलिंग के रेसलर थे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. बट दो ही वाज ऑनर्ड, देयर वाज अ बिग प्रोसेशन टेकन बाय their own people, by the state government also at that time, but वो बिल्कुल buried था. We never had any something in our mind कि हाँ he was honored after that Olympic Games. So we have to have, or we have to support the sports at every level. Sports person जो है वो अपनी जान देने के लिए तैयार है अपने कंट्री के लिए, मगर ये नहीं हो सकता कि वो कोई जानबूझ के हार जाए, चाहे वो अपने भाई के सामने ही लड़ रहा होगा. ये हमारे कैरेक्टर में नहीं है और ना हो सकता है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है वो अपने लिए होता है, हमारे अपनी इज्जत के लिए, अपने कंट्री की इज्जत के लिए होता है. हम किसी से ऐसे जानबूझ के नहीं हार सकते, मर जाएंगे मगर हम हार नहीं सकते. तो वो स्पोर्ट्स जो है ये कल्चर डेवलप करता है अपने दिमाग के अंदर, लोगों को यानी मिलने जुलने का यानी एक राह दिखाती है. ओलंपिज्म इसी को कहते हैं. ओलंपिक खेल इसीलिए शुरू किया गया कि ये आपस में मिले, एक दूसरे को जाने. और आपने देखा होगा कि अभी टोक्यो ओलंपिक्स में एक एथलीट ने फाइनल जंप लेने से इनकार किया और ये कहा कि नो, वी वांट टू शेयर द मेडल. और तो आप ये सोचिए कि स्पोर्ट्समैन का दिल कितना बड़ा है कि वो जब वो हारता भी है और जब वो जीतता है तो दोनों में वो दूसरे की अच्छाई करता है कि नहीं, यू प्लेड बेटर देन मी बट आई हैव वन इट. और आपको यकीन नहीं आएगा कि एक मर्तबा कीनिया का रेसर था, जो कीनिया का रेसर जो था कम से कम 8-10 गज आगे चल रहा था और वो ही वाज अबाउट टू विन द रेस. उसके पीछे स्पेनियार्ड था अबाउट वो 8-10 गज पीछे, मगर कीनिया का रेसर जो था वो ये समझा कि दिस इज द फिनिशिंग पॉइंट एंड ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ. और पीछे से जो आ रहा था स्पेनियार्ड, उसने कहा माय डियर दिस इज नॉट ए स्टॉपिंग लाइन और यू शुड फिनिश देयर, दैट इज द स्टॉपिंग लाइन, यू गो फर्स्ट. तो लोगों ने कहा यार तेरा दिमाग खराब हो गया है, व्हाई यू हैव टोल्ड हिम, यू शुड हैव गॉन देयर एंड क्लींस द ओलंपिक गोल्ड, तेरे हाथ में था. कह रहा नहीं, he was the man who was winning the gold, not me. So you can imagine the sentiment of that Spaniard कि उसने support किया कि नहीं, he is the man who was winning the gold, let him win, not I should cheat him. तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिखाता है स्पोर्ट्समैनशिप, जिसकी हम लोग को चर्चा करनी चाहिए और ये समाज के अंदर आना चाहिए कि why sports should be played.
This is the value it teaches to us. Very, very rightly said. The sportsman spirit. Hello. जब बात Yes. करते हैं तो यही है जो आपने बताई। और कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन hello. बताएगा? हाँ श्रेया। हेलो हाँ श्रेया पूछो। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी सर से। नाम सर बताओ। अनुराग पूछ रहे हैं कि श्रेयांश? सर श्रेयांश। ओके ओके। सर आपका क्या सजेशन होगा उस स्टूडेंट के लिए, मतलब जो, क्योंकि जर्नलिज्म सर आपको पता है कि जर्नलिज्म एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है और इसमें एक्सटेंसिव रीडिंग होती है और इसमें थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, इसमें थोड़ा क्विक होना पड़ता है और हमें लिखना पड़ता है खूब और हमें ध्यान देकर सारी चीजें करनी पड़ती है, एक एक चीज पे ध्यान देना पड़ता है। तो सर स्पोर्ट्स खेलने का मतलब इतना ज्यादा वो नहीं हो पाता, तो आप उसे क्या सजेशन देंगे, मतलब जिसे मतलब जो अवेयर ही नहीं है स्पोर्ट्स का, मतलब उसे क्या सजेशन? इसीलिए मैं कह रहा था कि स्पोर्ट्स अवेयर तो नहीं है, स्पोर्ट्स तो खेलना ऐसा नहीं कि सब नहीं जानते। मुझे सब मालूम है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, स्पोर्ट्स भी नहीं जानते। ये तो गलत बात है, ये कहने ही गलत बात है कि आपको मालूम ही नहीं है कि स्पोर्ट्स की वैल्यू क्या है। बस वो खेलना नहीं चाहते, क्यों थकना नहीं चाहते। किसी को पसीना आ जाता, कहते यार मुझे पसीना आ रहा, मुझे बड़ी उलझन हो रही है, मैं कैसे खेलूं। तो यानी you have to realize yourself, you have to realize your own potential। ऐसा थोड़ी कि आप खाना रखा गया मैं कैसे खाऊं इसको, अरे भाई जब खाना भूख लगी खाओ। तो मेरा मतलब ये है कि स्पोर्ट्स कोई नई चीज नहीं है हिंदुस्तान के अंदर भी। अगर आप देखेंगे पुरानी हमारी हिस्ट्री के, गावा पहलवान भी हमारे मुल्क का था, जिसने अनबीटन रेसलर था एक टाइम में, तो वो हिंदुस्तान का रेसलर था, उसको पैटर्नाइज भी महाराजा पटियाला किया करते थे। तो उस जमाने में भी खेलों का बहुत रुचि था, ऐसा नहीं था कि आज ही खेल हो रहा है। हर शहरों में खेल हुआ करता था क्योंकि क्लब सिस्टम डेवलप था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि खेलों के प्रति रुचि होना चाहिए आपको, और उसका फायदा होगा। आप देखिएगा, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं और अगर 2 घंटा खेलते हैं तो वो न्यूट्रलाइज 2 घंटा 10 घंटे को कर देगा आपको। यू विल गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यू विल बिकम ए वेरी शार्प, यू विल, यानी ये मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूं, ये मैं प्रैक्टिकली देखा है और इसको लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की है कि अगर कोई बच्चा खेलता है, ही इज मच शार्पर टू अंडरस्टैंड एनीथिंग फास्टर देन द नॉर्मल बच्चा जो होता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये खुदा की बनाई हुई बॉडी है, हमने आपने नहीं बनाई है। इसके एक काम नहीं कि आप खाली जर्नलिज्म ही करते रहेंगे। ठीक है, जर्नलिज्म करिए, मगर ऐसा नहीं है कि आप जर्नलिज्म करेंगे तो खाना भूल जाएंगे या बाथरूम नहाना भूल जाएंगे या टॉयलेट नहीं जाएंगे। ये सब चीजें नहीं, ये खेल तो आपका, यानी वी आर फिजिकल, वी आर मच मोर फिजिकल देन मेंटल। अगर आप फिजिकल नहीं होंगे तो मेंटल काम नहीं करेगा। आप यानी आपके साइकी हो जाएंगे आप। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप फिजिकली, ये नहीं मैं कह रहा कि यू शुड गो एंड प्ले फॉर द ओलंपिक गेम, only you take out 1 hour, 1.5 hour, you play along with other players also with your own colleague। खेलो फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, ये नहीं कह रहा मैं हॉकी का तो हॉकी खेलो, बैडमिंटन खेलो, टेबल टेनिस खेलो, बट यू मस्ट प्ले। वी आर फिजिकल, वी आर नॉट मेंटल ओनली। यानी मेंटल तो थोड़ा सा है। आप पूरा बॉडी देखेंगे कि आपके इतने ट्रिलियन सेल से बना हुआ है बॉडी, ये खुदा ने बनाया है भाई आपको। तो आपका काम ही यही, आप जो हाथ चला रहे, पैर चला रहे, सब फिजिकल है, और चला रहा है दिमाग, वो सिग्नल देता है तो चलता है। तो वो तो एक सिस्टम डेवलप किया है। तो यू हैव टू फाइंड आउट टाइम फॉर योर ओन सेल्फ। जैसे आप एक टाइम निकालते हैं नहाने के लिए, तो ऐसे शेव बनाने के लिए आप टाइम निकालते हैं, ऐसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालेंगे। आप नहीं निकालेंगे, आप मेंटली सिक हो जाएंगे। आप इतना पढ़ेंगे, इतना लिखेंगे,
उसका 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 उपाय बताया हुआ है हम लोगों को कि आप जो योगा करते हैं, आसन करते हो, वो किस लिए बताया गया है। ये थोड़ी कि वो कोई जर्नलिज्म सीखेगा उससे बहुत, तो वो तो आप उसको फिट रखेंगे अपने बॉडी को तो ऑटोमेटिकली बॉडी विल रिस्पॉन्ड। अब बॉडी को आप खुद रखेंगे ठीक। देखिए ऊपर ईश्वर ने आपकी बॉडी को इसलिए नहीं बनाया कि आप खराब करें। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इंडिविजुअल गिवन बाय द गॉड कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर बॉडी योरसेल्फ। ये थोड़ी कि भगवान आके कहेगा तुम यानी दौड़ने जाओ। आपको अपना बॉडी को अपने यानी यू हैव टू कीप योर बॉडी फिट एंड एजाइल एवरी टाइम। तो आप इट इज योर जॉब। It's my personal experience which I am sharing. I may be wrong, you may be thinking in other way. So it is my totally, I can request all the students के मैंने तो बहुत देखा है स्टूडेंट 20-20, 30-30 हजार है, उसमें से 20 बच्चा खेलने नहीं जाता, गाने सुनते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, कोकोला पीते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। वी आर पॉलिटिकल पीपल, वी आर नॉट स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप नहीं होगा ऐसे unless you play there। ये जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं दुनिया के अंदर, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूरा यूरोप, ये इसलिए नहीं है कि वो ये सब काम करेंगे। एवरीबडी इज रनिंग, एवरीबडी इज डूइंग देयर फिजिकल जॉब एंड दे आर कीपिंग देमसेल्फ वेरी फिट। इट इज आवर जॉब टू कीप आवर बॉडी फिट। ये नहीं है कि कोई और आपकी बॉडी आके फिट करेगा। यू हैव टू कीप योर बॉडी फिट। It is your duty. Yes, sir. Sir, just like one last question. मशीन सर, उसके लिए हार्ड डिस्क को ठीक रखने के लिए मशीन को ऑयलिंग करनी पड़ती है, वो स्पोर्ट्स के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let us give chance to others, chance. Let us give chance to others. क्वेश्चन है Student, any student who would राहुल? मेरा एक सवाल है। शुभ, राहुल का हाथ खड़ा है। राहुल वो पूछिए क्वेश्चन। ओके, सो गुड इवनिंग सर, मैं राहुल मंडल 5th सेमेस्टर दिल्ली इंडी सेक्शन दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से। मुझे ये मेरा काफी सौभाग्य रहा है कि आप जैसे लेजेंडरी खिलाड़ियों को सुनने का मौका मिला। तो मेरे मन में एक ऐसी सवाल आ रहा है कि हम जैसे जो हमारे जो ओलंपिक्स में जो सारे खिलाड़ी खेलते हैं वो कुछ जीते या ना जीते, लेकिन उनका फिर भी आजकल सम्मान किया जा रहा है। जो जीत रहे हैं उनको तो उन पर तो इनामों की बारिश हो रही है, और जो नहीं भी जीत रहे उनका फिर भी हौसला बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा भी काफी सारे खिलाड़ी हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल पे भी वो सब खेलते हैं, कितने मेडल जीते हैं, कितने काबिल खिलाड़ी हैं वो। लेकिन उनके जब भी खस्ता हालत के बारे में जब भी हमको कुछ सुनने को मिलता है तो मन में थोड़ा सा ये दुख होता है। उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता कि वो ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म में हिस्सा ले पाए। तो उनके लिए ये क्या किया जाना चाहिए? वो भी तो काफी काबिल हैं। वो भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। और मैं समझता हूँ कि जो भी नेशनल लेवल पे खेलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सब अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को तो जॉब वॉब मिल जाती है, बट दोज हु वर्क सो हार्ड एंड दे प्लेड फॉर देयर ओन स्टेट इन द नेशनल चैंपियनशिप, उनको जो है कभी कभी बहुत यानी काफी लोगों को यानी नौकरी नहीं मिलती है, बिकॉज दे स्पेंड द एंटायर लाइफ टुवर्ड्स स्पोर्टिंग कैरियर, और नहीं मिलता तो बड़ा डिजेक्टेड होते हैं। दैट्स व्हाई उस जमाने से मैं जब यही कह रहा था कि वो कहावत कहते हैं ना, जो खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। तो वो जो है वो काफी हद तक मैं समझता हूँ कि हट रहा है। एक जमाने में तो ओलंपिक प्लेयरों को नौकरी नहीं मिलती थी, अब स्टेट प्लेयरों को भी नौकरी मिल रही है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो रेलवेज बहुत है, ऑयल कंपनीज बहुत हैं, यानी प्राइवेट बॉडीज भी है, प्राइवेट कंपनीज भी हैं, दे आर कीपिंग इट। तो काफी रुझान आ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। मगर ऐसा नहीं है कि अगले दिन ही सब कुछ नौकरी मिल गई और अगले दिन ही यानी सब रिजॉल्व हो जाएगा। It is not so easy, but since we are growing in the sporting culture, we are also saying कि sports persons जो हैं, वो लोग ये कहते हैं कि sports persons को रख के हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स खेल लेते 30 साल तक, 32 साल तक खेल लेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे,
मैं कहता हूँ उनको आप काम सिखाएंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे, वो नॉर्मल आदमी से ज्यादा अच्छा काम करते हैं। और हमने इसीलिए इंडियन एयरलाइंस के अंदर आप देखेंगे कि मोस्टली खिलाड़ी जो है वो सब जनरल मैनेजर की पोस्ट पे पहुंच गए हैं, बिकॉज they have been given chance to work along with the regular employees, and we the sporting community are so sharp that they take quick action, because in many cases जो है स्पोर्ट्स पर्सन बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है। वो नहीं कहता मैं अपने बॉस से पूछूंगा, क्योंकि हमारी आदत तो होती नहीं कि गोल पूछ मारने से पहले पूछेंगे कौन से मारूं कि नहीं मारूं, अरे भाई तुम्हें भेजे गया गोल मारने के लिए। तो स्पोर्ट्स पर्सन वेदर he is even if he's not a PhD or MSc or BSc or something like that, but his mind is very sharp। कोई बेवकूफ आदमी और बेवकूफ प्लेयर इतने लेवल पे नहीं खेल सकता जो जैसा लोग समझते हैं कि एक ओलंपिक्स है या स्टेट लेवल का प्लेयर है। दे आर वेरी शार्प पीपल, ऐसा नहीं है, मगर वो लोग समझते हैं हम लोग को, मगर क्योंकि जब हम जाते हैं किसी संस्था में काम करने, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या किसी इंडस्ट्री के अंदर हो, ये वो कोई जॉब रूटीन का जॉब हो जाता है। इट इज नॉट ए रिसर्च वर्क जॉब। वो तो जो एक चल रहा है ABCD से वही लिखता है, वही रोज करता है। तो वो इट इज मोर और लेस इट बिकम्स ए रूटीन वर्क वेयर दी, मैं कहता हूँ एक नॉर्मल आदमी से इज मच बेटर and he takes quick decision। मैं अभी बता रहा हूँ कि हमारे इतने ओलंपियंस हैं, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, बट most of the Olympians became the general manager and even the executive director also of a company। तो you can imagine कि भाई एक प्लेयर है जो ओलंपिक्स खेला है और स्पोर्ट्स के आधार पे उसकी एंट्री हुई है and he became जनरल मैनेजर and on higher post also। तो इसलिए ये शो करता है कि यार दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। द ओनली थिंग कि यू डोंट टीच देम, यू डोंट गिव ट्रेनिंग बिफोर, बट डायरेक्टली अगर आप कहेंगे किसी से कि ये काम करो, देन ही वोंट बी एबल टू डू दैट अनलेस यू गिव सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग कि हाँ भाई ये लिखना है, ये पढ़ना है, ये करना है, ऐसे करना है, तो ही विल डू इट। देयर इज नथिंग रॉन्ग। वंस ही विल अंडरस्टैंड ही विल डू इट। बिकॉज जब गेम के अंदर आप इतनी प्लानिंग करते हैं किसी अपोनेंट को हराने के चक्कर में, कि अगर आप जर्मनी से मैच खेलना है और 6 महीने पहले अगर उसका शेड्यूल आ गया कि 21 मई को आप यू आर प्लेइंग अगेंस्ट जर्मनी, तो नेचुरली यू आर प्रिपेयरिंग योर playing the match against the German team, and what are the weaknesses of the German team, what is the strong point of the German team, and how we will defend the German attack, how we will score a goal. There are so many strings to plug it. तो मेरा से ये कहना है कि the sports persons are not the fool guys. They are very sharp people. They understand very well the situation and they take a decision very quickly. So in my opinion, if you are putting some time into sporting activities, you will gain. मैं तो हमेशा कहता हूँ sports is a medicine. Once you take it, you forget this medicine will lifetime medicine है for you, and it will work throughout your life. So you must play the game, you must take part in the sporting activities. Once you start taking sporting in activities, so you will realize yes, there is a number of advantages in this, and you just try it and let me know what has happened. Thank you. अशोक जी भी Thank you हमारे so साथ much, हैं। sir. अशोक जी से कोई प्रश्न पूछेंगे? अनुराग? हाँ, एक क्वेश्चन है अशोक जी से। अशोक जी Ma'am, Ashok ji has left us. He is not in the meeting. ओके, तो मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ सर से ही, जफर इकबाल सर से। सर नमस्कार, और मेरे ओर से और देश की ओर से सर आपको बार बार और कई बार सर सलाम। लेकिन इसके बीच सर आपका जब भारत अब की बार ओलंपिक गेम्स जीतता है कांस्य पदक, तो आपका एक सर स्टेटमेंट आता है जिसमें आपका ये 2 लाइन का स्टेटमेंट है कि हॉकी में भारत का कांस्य पदक सोने के लायक है।
यह तब आता है जब देश में खेल के बजट को 282.92 करोड़ की कटौती कर ली जाती है। और ये तब आता है जब 2018 में हमारे हॉकी टीम को कोई स्पॉन्सरिंग करने वाला नहीं मिला था, तब जाके उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसे 150 करोड़ के तहत स्पॉन्सरिंग किया। तो क्या सर आपको नहीं लगता है कि शायद अगर हम लोग खेल के बजट को बढ़ा दें, ज्यादा से ज्यादा करें, तो हम ज्यादा मेडल ला सकें? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि रीजन ये है कि स्पोर्ट्स इज नॉट ए सेंट्रल मैटर, इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट. दैट इज द मेन इशू विद अस, बिकॉज द सेंटर releases the budget to the state government, and the state governments, they allocate how much money should be given to sports department. That is the big issue. If the CM of that state is not interested, he will not release much money. But here at the center, the center government is helping at every level for the national teams. It is not for the state level team. तो मेरा से ये कहना, आपकी बात सही है कि स्पोर्ट बजट should be made double or triple, and then naturally the facilities should be increased at every level. You know, it is not that only facilities should be given those who are going to take part at the international level, but sporting facilities should be given at the grassroots level, at the school level or college level or university level. And since we are implementing 2020 education policy, which says that sports should be part of the course, so naturally it will have a big impact in next maybe 10 years or 15 years or 20 years. So वो एक चीज तो बहुत important किया है सरकार ने, क्योंकि वो ordinance है, it has to be implemented in toto. Nobody can say I am not interested, or any VC can say no, I am not bothered about this thing. They can't do it because it is ordinance passed in the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha. तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये जो आया है पॉलिसी, it will have a big impact, और उसी की वजह से फिर जो राज्य में जो state run universities है, there also you have to give more money to the sporting activities. तो वो उससे आगे चल के फर्क पड़ेगा. मगर ये ठीक है कि आपने कहा कि कटौती हुई थी, मगर उस कटौती से नेशनल प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि उनको फैसिलिटीज जो है सरकार हर लेवल पे देती है. जब कोई भी टीम जाती है अंतरराष्ट्रीय स्तर के में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे ओलंपिक गेम्स हो, तो जितना भी प्रिपरेशन एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट हैज टू बॉन्ड, यानी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू बॉन्ड, बिकॉज हम उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है. हमारे जो एसोसिएशंस हैं वो दे डोंट हैव मच मनी इन देयर पॉकेट, and every time they depend on the government, and government is helping. They are spending 99% for their training and giving exposure. तो मेरा से यही कहना है कि yes, अब ये सोचा जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप हो, स्पोर्ट्स पर्सन्स की को देखभाल किया जाए. स्पोर्ट्स पर्सन भी हमारे देश का इम्पोर्टेंट भाग है, इन द सेंस के इनकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कंट्री का नाम होता है. अगर आपको याद होगा कि जब ब्रिटिश राज था तो उस जमाने में 1928 से पहले ग्रेट ब्रिटेन हॉकी में हिस्सा लेती थी ओलंपिक गेम्स में 12 और 16 में. तो मगर जब ये पता लगा कि इंडिया की टीम टेक पार्ट कर रही है 1928 के अंदर, तो ब्रिटिशर्स विड्रॉन देयर टीम इन द सेंस के हम लोग अगर अपनी टीम भेजेंगे तो हम हार जाएंगे इनसे और बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि जहां हम राज कर रहे हैं उसी टीम से ग्रेट ब्रिटेन हार जाएगी. तो ये बहुत बड़ा इसके ऊपर डिसीजन हुआ और दे विड्रॉ इट. और अगर आप देखिएगा कि जब हम इंडिपेंडेंट इंडिया हुए 1947 में, तो 48 में लंदन ओलंपिक्स हुए और लंदन के अंदर
हमारी टीम जो भिड़ी थी फाइनल में, वो ग्रेट ब्रिटेन की टीम थी, जिसको हमने 4 गोल मारे और जीता स्वर्ण पदक। तो उनको उस जमाने से आशंका थी कि जब हम अपनी टीम फील्ड करते 1928 में, 32 में, 36 में, तो हम हार जाते। तो उस जमाने में तो रूल कर रहे थे, और रूलर हार जाए, अपने जिस पे रूल करा उसी इंडिया टीम से हार जाए तो बड़ी बदनामी होती, इसलिए दे विड्रू देयर टीम। तो मेरा सिर्फ कहना यही था कि ये सब बातें इसलिए होती हैं कि आप देखिएगा कि हिंदुस्तान की शान रखने के लिए भी स्पोर्ट्स पर्सन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं या न्यूक्लियस साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे नोबेल प्राइज होल्डर्स हैं हमारे हिंदुस्तान के भी, ऐसा नहीं है। और बड़े बड़े काबिल लोग हैं, हर फील्ड के अंदर है उनका, उनसे भी नाम होता है हिंदुस्तान का, ऐसे ही खिलाड़ी का नाम होता है। और क्यों होता है खिलाड़ियों का नाम? वो इसलिए होता है कि भाई स्पोर्ट्स पर्सन सबके सामने इम्तहान देता है, कॉपी में तो लिख के आता नहीं है। क्वेश्चन आ गया, आपने मुगल आजम की स्टोरी लिख दी, किसी ने देखा ही नहीं, वो तो काट दिया उसने, एग्जामिनर ने किया, इसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको, और पता नहीं लगता, किसी को बदनामी नहीं होती। क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन तो दुनिया के सामने आप देख रहे हैं, दुनिया के सामने कि वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहा है, और कैसा खेल रहा है, जब भी तो अप्रिशिएट करते हैं लोग। तो इसकी वैल्यू इसीलिए है, और इसीलिए खेला जाता है कि भाई सब लोग अप्रिशिएट करें और लड़ाई से दूर रहें। आदमी लड़ने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है एक दूसरे से। दुनिया के लोगों ने तरक्की क्या किया, इसी में किया कि न्यूक्लियर बम बनाओ, गोली मारो, ये करो, वो करो, यही सब काम चल रहा है। मगर स्पोर्टिंग कल्चर टीचर्स डिफरेंट वे में टीच करता है हम लोगों को कि नहीं भाई ये गलत बात है, वी शुड बी प्राउड टू बी ए स्पोर्ट्स पर्सन। तो वी फील ऑल्सो प्राउड कि हाँ भाई एक कोई प्लेयर्स खेलता है अपने कंट्री के लिए, तो वो हिंदुस्तान की जनता जो है और उनके देशों की जनता उसको सराहती है कि हाँ भाई यू हैव डन ए गुड जॉब फॉर अवर कंट्री, यू शुड बी ऑनर्ड। अब कोई और मेरा प्रश्न नहीं है, तो मैं प्रोफेसर दुबे से अनुरोध करूंगी कि वे कुछ शब्द कहें। भैया एक छोटा सा जफर भाई, एक छोटा सा सवाल मैं भी रखना चाहूंगा। शायद सवाल तो इतना कठिन होगा कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं जवाब आप देंगे। और मैं दरअसल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मुकुल ने उठाया सवाल, राहुल ने उठाया और श्याम से उठाया, ये एक चीज है कि जो आपने प्रश्न उठाया था ना कि एक लिटरेसी चाहिए हमें, तो वो लिटरेसी हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स भी उसमें कुछ फैसिलिटेशन करें। तो वो एक स्टूडेंट ने यही जानना चाहा था कि वो क्या कर सकता है। वो शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाया ठीक से कि स्पोर्ट्स को आर्टिकुलेट नहीं कर पाया इस पॉइंट्स को कि हम स्पोर्ट्स में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाएं। वो मतलब ये नहीं चाहता था कि स्पोर्टिंग हम नहीं कर पाते हैं, स्पोर्टिंग नहीं कर पाते। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मगर आपको मैं बताऊं ये उसकी वजह क्या है कि एक जर्नलिस्ट होता है जो जाता है देखने के लिए मैच, उसको भेजा जाता है कि भाई जाके रिपोर्ट करो। अब क्या होता है कि पहले जमाने में, हमारे टाइम में, ये कमर्शियल कॉलम नहीं होता था। तो यानी जो बेटन हो रहा है कलकत्ता में, उसकी न्यूज दिल्ली में भी आती थी। जो मद्रास में हो रहा था वहां की न्यूज आ रही है। जो बॉम्बे में होता था आगा खान या बॉम्बे गोल्ड कप, उसकी न्यूज पूरी आती थी। अब क्या है, पेपर तो बिक जाता है, पहली कॉलम उसके सब। अब वो लिखे क्या क्या, वो जिसने पैसा दिया उसके बारे में वो लिखता है, चाहे वो फुटबॉल की ब्रिटिश लीग हो जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, या बुंडस लीगा है उसके बारे में लिख रहा है, कोई गोल्फ के ऊपर लिख रहा है, वो टाइगर वुड्स खेल रहा है उसके बारे में लिख रहा है, क्योंकि वो पेज पूरा बिक जाता है कमर्शियल। क्योंकि पेपर वाले भी चाहते हैं कि भैया पैसा आ रहा है, काहे के लिए फ्री का लिख रहे हो। और पैसा है नहीं लोगों के पास स्पोर्ट्स में, सवाए क्रिकेट के मनी इतना है नहीं आपके पास कि आप अपना कॉलम खरीदो। जैसे जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप होता था यहाँ हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर, उसको यानी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है, कंट्री का होता है।
तो उसका अब तो वो हिंदी के भी पेपर में जरा सा आता है, फाइनल जब हो जाता है कि ये बता देते क्या खेले और क्या नहीं। हमारे टाइम में तो उसकी पहले दिन से ही उसकी बड़ी बड़ी हेडिंग्स आती थी। People used to discuss, they used to talk about it, they used to see what the press people have written, what they have seen on the ground, तो उसको कंपेयर भी करते थे। अब वो चीज खत्म हो गई, सब कमर्शलाइज्ड हो गया है। अब जर्नलिज्म भी बची। अब जर्नलिज्म, एक जर्नलिस्ट जाता है ग्राउंड के ऊपर, वो क्या लिखेगा, वो लिख के भी आता कर यार छोड़ो यार बेकार स्टोरी है, इसकी जगह ये छाप दो क्योंकि इसमें पैसा इससे ज्यादा मिल रहा है कंपनी को, वो छाप देता है उसके बारे में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रेस वाले हैं, हम उनसे बड़ा विनती करते हैं कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? तो क्या कोई खेल कोई गरीबों का नहीं, ये देश से जुड़ा हुआ है। इसका जो परफॉर्मेंस है, जो बच्चा आज यहाँ खेल रहा है वो कंट्री के लिए खेलेगा। आप उसके बारे में नहीं लिखोगे तो हाउ ही इज गोइंग टू बी इंस्पायर्ड। तो वो जो दुबे साहब जो कह रहे थे वो यही वजह है कि साहब वो जर्नलिस्ट क्या लिखेगा, वो लिख ही नहीं पाता, कुछ ना बोल पाता है। आजकल जो एक्चुअल होता है वो उसको दबा देते हैं, जो वैसा होता है वो छप जाता है, या चाहे कमर्शियल हो या दूसरे वे में हो। तो वो चीज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि भाई अगर जर्नलिज्म शुड बी वेरी, यानी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। स्टूडेंट को तो मालूम है कि आप जो जर्नलिज्म करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आपके जमीर में कोई खोट ना हो कि आप कुछ गलत किसी के बारे में लिख रहे हैं, फिर आप तो जर्नलिज्म खत्म हो गई। वो तो फिर फायदा क्या हुआ? आपने फलाना एक्स बहुत अच्छा कह रहा है, नहीं यार इसका मत लिखना, वाई का लिख देना। आपने भी लिख दिया वाई बहुत अच्छा खेल रहा था। अरे भाई खेल कहाँ रहा था? लोग तो कह रहे ये तो एक्स अच्छा खेल रहा, तुमने वाई लिख दिया। भाई किसने कहा था तुमसे? तो फिर जब आपको once you become influenced by some forces, then your job is lost. आपका तो खत्म हो गया ना, फिर आपका तो कोई वैल्यू रही नहीं। तो वो जब वैल्यू खत्म हो जाएगी तो फिर यही होगा। तो मेरा से यही कहना है कि जबर सर, एक इसी कंटिन्यूएशन में एक छोटी सी और बात है। जैसे आपने कहा ना कि वो पहले छोटे छोटे क्लब हुआ करते थे, जैसे गामा पहलवान का आपने उदाहरण भी दिया कि ही वाज पैट्रोनाइज्ड बाय। अब चूंकि हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में कोई न कोई एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि खिलाड़ी वहां से उठे। अब वो खिलाड़ी तो वहां से उठ के आ नहीं रहा है, तो नेशनल लेवल पर वो एक थोड़ी सी कमी पड़ जाती है कि ऐसे लोगों को हम कहाँ से ढूंढें। नहीं, उसके लिए तो सरकार ने नई नीति बनाई है जो खेलो इंडिया का है प्रोग्राम, और उसके अंदर भी है कि गांव-गांव के अंदर हम लोग सरकार जो है पैसे दे रही है कि यू डेवलप स्मॉल एरिया इनटू द फील्ड, चाहे कबड्डी खेलें, चाहे बास्केटबॉल खेलें, चाहे वॉलीबॉल खेलें, तो वो उसके लिए पैसा दिया जा रहा है। तो नाउ इट इज ग्रोइंग। ऐसा नहीं कि आजकल वो ये खेलो इंडिया जो है इसका प्रोग्राम जो है, जो बच्चा इसमें खेलता है और उसको ये होता है कि वो जो सेलेक्ट होता है उसको 5 लाख रुपया मिलता है सालाना पर ईयर, और वो 5 जो स्कूल का बच्चे को 5 लाख रुपया मिलेगा, मगर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट फॉर्म में किया गया था। आई वाज पार्ट ऑफ इट कि भाई कोच को भी देना चाहिए, जहां वो पढ़ रहा है स्कूल में उसको भी, उनको भी देना चाहिए। नो देयर इज सम काइंड ऑफ सिस्टम, उसका किट का होगा, घर में भी कुछ खर्चा पानी होता है, खाने का डाइट अलाउंस है वो भी देना चाहिए। तो वो सब चीजें हैं, वो यानी इट इज ग्रोइंग इट, बट इट विल टेक सम मोर टाइम। एक और छोटा सा सवाल, ऐसा क्या हुआ कि मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस जैसे आप निकले, आपके पहले भी लोग थे कि मतलब इंडिविजुअल खिलाड़ी सब कोई जानता था वही जफर खेल रहे हैं, गोविंदा खेल रहे हैं, अशोक कुमार खेल रहे हैं, धनराज पिल्लई जी। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपने कमर्शियलाइज कर दिया तो आप तो बुंडेस लीग लिखेंगे, इंग्लिश प्रीमियम लिखेंगे, गोल्फ का लिखेंगे, दूसरे खेलों का लिखेंगे। हमारे देश का खेल हॉकी भी है, और भी खेल है, कबड्डी है, खो खो है, डिफरेंट खेल है, उसके बारे में नहीं लिखता क्योंकि
उसमें लोग जब कमर्शियल नहीं होगा तो उसकी वैल्यू भी घट जाएगी। जो कहता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब कोई लिखेगा ही नहीं किसी के बारे में तो कैसे होगा। आप जैसे ओलंपिक्स में खेल के आए, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में मालूम है सविता पूनिया कौन है, फलाना कौन है, धमाका कौन है, ये सब जानने लगे क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, टीवी पे जा रहा है, प्रेस पे जा रहा है, सब जा रहा है। हम तो वी आर नॉट कवरिंग द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर कवरिंग आवर ओन पीपल। वी हैव टू encourage our own people rather than taking money and encouraging outside people is should not be the policy. Yeah, बहुत मेरी बैटरी is going now. जी या क्या कहूँ, धन्यवाद भी नहीं कर सकता, बस दो चार बातें जरूर कहूंगा कि नहीं, दुबे एक तो साहब ये है कि याद किया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। नहीं, हमारे लिए एक दो तीन सूचनाएं हैं। जब मैं किसी को कहूं कि वो फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स करे, ये पिछले कई दिनों से हमारी फैकल्टी, डॉक्टर योगी और कुछ स्टूडेंट्स मिल करके ये चर्चा कर रहे थे कि हम आजादी का ये अमृत महोत्सव मनाएं और कहाँ से शुरू करें। मतलब वो भी स्पोर्ट्स से शुरू किया और वो भी हॉकी से शुरू किया। मतलब इनके मन में एक स्नेह है, इनके मन में एक लगाव है। ये चाहते हैं कि ये अपना रोल कहीं न कहीं बढ़ाएं, ताकि अपने फायदे में तो है कि ये चाहते हैं कि जर्नलिज्म में स्पोर्ट्स की जो अभी तक भूमिका एक मार्जिनल थी, बहुत कहते ना कि वो अपॉर्चुनिस्टिक थी कि ओलंपिक आया तो खेल पत्रकारिता इम्पोर्टेंट जी, तो अब इसको एक सीक्वेंस में डालने के लिए, और वो खतरा है जफर साहब कि कमर्शियलाइज है, लेकिन ये लोग बड़े जागरूक लोग हैं, टेक्नोलॉजी सावी लोग हैं। अगर ये डिसाइड करेंगे तो तकरीबन 600 लोग हैं ये, और ये 600 लोग पत्रकारिता करेंगे। इसमें से अगर 50 लोग भी स्पोर्ट्स की एरिया में सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस को अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो ये जमीनी स्तर पर जाकर के सूचनाएं ले आकर के और समाज में रख सकते हैं। ये करना हैरिस जैसे जी, और हैरिस बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब हैरिस इज जी सर, मैं कह रहा हूँ कि जैसे स्कूल गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया का खेल होता है, ये जो नीचे स्तर के लोगों का जो चर्चा नहीं होती है, उससे बड़ा इन्हीं फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर नीचे स्तर के लोग इतना अपनी जान देते हैं, पसीना को ये करते हैं, मेहनत करते हैं और उनके बारे में लिखते ही नहीं, जबकि वो अच्छा खेलना चाहते हैं, मगर कवरेज नहीं है। तो अगर ये सोशल मीडिया पे भी कवरेज दें, और दे भी रहे हैं लोग, और ये लोग मिलकर के अगर एकजुट हो जाएंगे तो खेल के जो लिटरेसी है, स्पोर्ट्स लिटरेसी, वो उसमें यानी बहुत जागरूकता आएगी। दैट इज द बेस्ट वे कि आप कैसे जागरूकता लाएं पब्लिक के अंदर, कि भाई किसी से पूछ रहे हैं भाई वो क्या चीज होता है, गोल्फ के बारे में कह रहे हैं हमें तो मालूम नहीं भाई, हमने तो कभी देखा नहीं। तो इसी टाइप से कह रहे अच्छा ये कौन सा खेल होता, हमने तो कभी सुना नहीं। तो जब इस टाइप की बात होगी 5%, 2.5%, तो भाई फिर तो बड़ा मुश्किल होता है। और लोग हम ही लोग को बकते हैं, यार हम लोग कुछ ओलंपिक्स में कुछ कर नहीं पाते। भाई कर कैसे सकते हैं ये तो बताओ। इन द सेंस के एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, हर एडमिशन के अंदर होता है। आप तो लोग सब स्टूडेंट थे कि भाई आप फिजिक्स में ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, फलाना दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब तक 97% नहीं आएगा तो ये होगा, हर जगह है। अब आप हिंदुस्तान के प्लेयर्स क्वालिफाई करके जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो जिसके 55 नंबर पे क्वालिफाई हो रहा है और वहां पे स्टूडेंट 90% का पढ़ा हुआ है, तो 90% को तो मेडल मिलेगा, 55 वाले को कैसे मिलेगा? तो वो जब तक अपना एक्सपीरियंस गेन करके अपना परसेंटेज नहीं बढ़ाएगा, यानी पोडियम के पास जब ही जाएगा जब वो पहले 3, 4, 5 में हो। तो उसी के लिए कोशिश चल रही है। तो 2-3 बातें
खत्म करके मैं डॉक्टर योगी से कहता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करें। एक तो जो आपने भरोसा बढ़ाया है इन लोगों का खेलों के प्रति और बॉडी और माइंड के अपने जो स्ट्रेंथ करने का, ये आपने कहा ना कि बड़ा इंटेलिजेंस का मामला है, बड़ी शार्पनेस का मामला है। यस, हम लोग भी देखते हैं कि हमें भी दिखाई देता है कि आपके पास 5 खिलाड़ी हैं और आप किसको पास देते हैं ये हमें नहीं पता होता है, हम सोचते रह जाते हैं और आप एक ऐसे आदमी को पास देते हैं कि वो सही जगह पर सही हाँ, वक्त पे वो you have to be very sharp, you have to take a quick जी कि किस प्लेयर को दिया जाए जिससे कि वो गोल मार दे। आप उस प्लेयर को फेंक रहे हो, गोली नहीं मार पाएगा। जी तो वो चीजें आपको सिखाता है, जब आप खेलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जी। अच्छा, तो क्या होता है बस आलसी में नहीं खेलते लोग। अरे जी। कौन खेले, कौन लेकर जूता खरीदे, कौन जाए यार दौड़ने, चलो गप मार लेते हैं, चाय वाय पियेंगे और बैठ जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल में अब तो खैर इतना एडवांसमेंट है, स्टूडेंट्स को तो सब चीज मालूम है। दे आर मच मोर नॉलेजेबल ग्रुप ऑफ पीपल देन अस। हम लोग तो पुराने, अब तो वो चीज नहीं है, मगर ये लोग तो दे आर द न्यू जनरेशन। आपको जफर साहब, आपको मैं रोकूंगा, ये बच्चे जो है 2 घंटे से आपको सुन रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। फैकल्टी बैठे, कुछ लोग तो मुझे बुरा भला कह रहे होंगे क्योंकि भाई इतना लंबा तो कोई सुनता नहीं किसी की। तो नहीं वो बस वो किसी को मतलब बता रहा हूं ना कि उनको कई सारी चीजें आज मिली है। एक जो उदाहरण आपने दिया ना कि स्पोर्टिंग का एक अपना कल्चर है कि जो जीत रहा है वो जीतना चाहिए, वो ख्याल इनके मन में भी, मतलब कंपटीशन से मानवता क्या चीज है, ह्यूमैनिटी क्या चीज है, और डिजर्विंग कौन होता है, मौका परस्ती किसे कहते हैं, मतलब वो सारी चीजें इनके सामने आपने जो रखी हैं, और वो भी स्पोर्ट्स के रखी है, स्पोर्ट्स के थ्रू रखी है। और ये भी नहीं कि आपने कोई किताब से उठा के रखा है, आपने वो जो जिया है, आपने जो देखा है, करता है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करता है। आप देखिएगा पूरे ओलंपिक्स में चाहे वो घूसा कितना खाया अपोनेंट में, वो गले लगाता है, वो गले लगाएगा सब। और अभी भी यानी हम लोग खिलाड़ी मिलते हैं आपस में, तो हमारे अंदर ये सब तो बात ही नहीं, वो स्पिरिट ही अलग डेवलप हो जाती है हम लोग के अंदर कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। वो तो बिल ऐसा लगता है भाई हमारी फैमिली मिल गई, हाँ भाई क्या चल रहा है, ये है वो है, तो वो एक नई खुशी देता है। जलन हसद भी कम करता है, ऐसा नहीं है। यानी एक जो बड़ी अच्छी बात ये भी है स्पोर्ट्स में कि वो आप जब करेंगे तो आपको किसी के पास जूते नहीं होंगे तो you will realize कि यार this boy is playing much better than me and even he doesn't have a proper shoe। तो वो कहेगा कि यार तुम्हारे पास तो जूते भी नहीं है, तो you are playing better than me। तो वो कहेगा क्योंकि उसको रियलाइज हो रहा है, he's comparing not in a bad sense, he's realizing in a good sense। वो बहुत बड़ी चीज सिखाता है स्पोर्ट। वो तो सीखते ही नहीं हम लोग, और सीखेंगे कब, जब हम खेलते ही नहीं, सीखेंगे क्या। या तो जफर साहब, अशोक जी, हमारे वेबिनार के पहले कार्यक्रम में आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, विद्यार्थियों को एक संबल प्रदान किया कि ये एरिया ऐसा है, ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें आपके कहने सुनने की बड़ी सारी गुंजाइश है। और बातें तो आपने जितनी कही हैं सब अमृत वचन की तरह से थी हमारे। हम लोग बड़े भावविभोर भी हैं। मतलब मैं डॉक्टर योगी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए किसी को इनवाइट करें, और कोशिश हम ये करेंगे कोई बात नहीं, वोट ऑफ थैंक्स तो ये तो वो चलता रूटीन वर्क है, इसका कोई हमारे स्टूडेंट्स भी इस तरफ, आज तो उन्होंने जो आपसे सुना उससे बहुत उन्हें और एनकरेजमेंट मिलेगी। और सर हम एक ना ई मैगजीन निकालते हैं हर महीने, तो हमारा जो जुलाई का वो आ रहा है वॉल्यूम, वो एक्चुअली स्पोर्ट्स पे ही है। वेरी गुड। तो और मैं आपको से जरूर शेयर करूंगी जब ये बच्चे बना लेंगे,
ये बच्चे चल बनाते हैं, लिखते हैं, और उसको हम सिर्फ टीचर्स और हम लोग सिर्फ उन्हें एडवाइस और सुपरवाइज करते हैं। तो आज सुन के मैं उन बच्चों से जो उस टीम में है, मैं यहाँ से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि उसमें कोई एक ऐसा आर्टिकल ढूंढ के लिखवाए, ढूंढे, रिसर्च करे जो कि किसी ऐसे गेम पर हो जिसे राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, या ऐसे खिलाड़ी के बारे में हो जो कि खेला पर वो अज्ञातवास में चला गया, कोई उसको नहीं जानता। ढूंढिए और उनके ऊपर उनसे इंटरव्यू करिए और लिखिए। तो आई थिंक एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल ऐसे भी उस इश्यू में आए, तो ये इस आज के हमारे कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं हैरिस को अनुरोध करूंगी कि वोट ऑफ थैंक्स दे, और मैं हैरिस का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। दीज आर फैकल्टी, चाहे उसकी ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर आज के दोनों वक्ताओं को बुलाने के लिए उसके मैं पीछे पड़ी रही, उसने बहुत मेहनत की। नहीं, अशोक जी का फोन नहीं लग रहा था, तो हमारी एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ट्यूबा, वो झांसी में रहती है, उसको कांटेक्ट किया, वो उनके घर गई, वहां से नंबर लिया और फिर अशोक जी से बात हो पाई। आपको ढूंढने के लिए उसने आपकी बहन को अप्रोच किया अलीगढ़ में, और तब जाके कल नंबर मिला। तो हैरिस, थैंक यू सो मच that you took extra effort, you went a step ahead to get us these 2 very good speakers today. And I think we are all very happy that it was a very good start to our webinar series. और अब तुम vote of thanks propose करो। Thank you ma'am, thank you ma'am. Warm greetings to the one and all present here and our honorable speakers, Shri Ashok Kumar ji and Shri Zafar Iqbal Sahab. It was indeed an enlightening session. And what a way to start our webinar series on Azadi Amrit Mahotsav, which is an ongoing celebration of the 75 years of Indian independence. Our distinguished speakers, Shri Ashok Kumar ji and Shri Zafar Iqbal ji, in a reminiscent style of words, reflected the sporting glory of India and what it means to be celebrating such a long journey with our achievements in sports. The Delhi School of Journalism is indeed honored to be in the auspicious company of 2 of the stalwarts of field hockey and in Indian sports. A special thanks to Director, Delhi School of Journalism, Professor J.P. Dubey sir, and OSD, Delhi School of Journalism, Dr. Manaswani M. Yogi madam, for providing immense support to make the webinar successful. I extend my gratitude to our honorable guest speakers to take out time from their busy schedule and to grace this event. Thank you for inspiring and encouraging us with your words on this special day. I must thank the organizing team of faculty members and student coordinators, volunteers, for working hard for the past few days to make this webinar successful. I congratulate all the participants for their active participation. Thank you, everyone, once again, for making it a great success. Thank you. Thank you, dear. So thank you. Our part 2 will be on 1st September, or that is on Sanskrit and Sanskriti. तो संस्कृत और संस्कृत मीडिया के बारे में हमारे साथ 2 और विद्वान जुड़ेंगे. So all of you, please join on 1st at 4 p.m. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. Thank you so much. कोशिश करेंगे हम कि चीजें थोड़ी बदलें, तो कभी फिजिकली भी आपको इनवाइट. यस, जरूर मिलेंगे सर, क्योंकि ये बच्चे चाहेंगे आपके साथ एक बार खड़ा होना, क्योंकि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें, और ताकि उनके लिए भी एक मौका होगा जीवन में कि कहने का कि हमने यहाँ से इस इंटरेस्ट को जनरेट किया, और ये इंटरेस्ट हमने इस साल से शुरू किया और यहाँ तक लेके आए आज के 20 साल बाद. मुकुल, थैंक यू वेरी मच. यू ब्रॉट ए वेरी गुड पॉइंट. जफर साहब को आपने एक दोबारा खोल दिया कि आप जफर साहब फिर वापस गए, और ही ब्रॉट सो मेनी थिंग्स टू अस. नहीं, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू वेरी मच सर. सर थैंक यू वेरी मच सर. हमारा प्रोग्राम फेसबुक लाइव था और इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी जाएगी, तो जो लोग नहीं आए या बाद में फिर देखना चाहें, ताकि आप अपने को और उत्साहित कर सकें, दोबारा देखें, दोबारा सुने, तो आपको शायद और उत्साह मिले. तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद. अपने स्पीकर्स को भी आप लिंक कर दीजिएगा. ठीक है.
Thank you. Thank you very much, Harish and Madam. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Mukul. I will take my. I will change the passwords today. Give you again on first. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you, everyone. Students.